एक शिविर में रसोया अपने पैन की खटखट से सभी को जगा रहा है, जिससे अधिकांश सैनिक अपने बिस्तर से उठ जाते हैं, जिसमें एक इंग्रिड भी शामिल है, जो सभी के लिए बहुत परेशानी का कारण बन रहा था। इसलिए उसे कुछ बेवकूफों के लिए दस्ते का नेता बना दिया गया था। कुछ ही समय बाद एक हमला शुरू होता है, और भले ही इंग्रिड के पास कोई विशेष योग्यता न हो, लेकिन भले ही वह एक या दो लोगों को मार गिराए, लेकिन आखिरकार उसे जमीन पर गिरा दिया जाता है, क्योंकि उसके पास कोई प्रतिभा नहीं है और वह जानता है कि उसका सपना किसी ऐसे व्यक्ति की पहुंच से बाहर है जो इतना प्रतिभाहीन है। जब वह अपनी तलवार पकड़ने की कोशिश करता है तो उसके आसपास बहुत से लोग मर जाते हैं, जिससे वह पीछे हट जाता है। उसने सोचा कि भले ही हालांकि अब शूरवीर बनने का सपना उसके दिमाग से निकल चुका है, क्योंकि वह केवल अपनी आसन्न मृत्यु के बारे में ही सोच सकता है। यह भी दयनीय था। इसका मतलब यह है कि जो लोग उसके पतन के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनकी इच्छा पूरी हो गई। जैसे ही उसका मन रसातल की ओर चला जाता है, वह अपने सामने एक नील को खड़ा हुआ देखता है और कुछ ही क्षणों में वह फिर से जाग जाता है, उसी बिस्तर पर जहां वह आज था। वह सोचता है कि यह एक सपना था, लेकिन जब उसके बगल में खड़ा सैनिक वही बात कहता है जो उसने सपने में कही थी, तो वह सोचता है कि क्या यह वास्तव में ऐसा ही था, और उसे एक प्रकार की अनुभूति होती है। उसके पास युद्ध के मैदान में वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जहां बार बार उसका वही हश्र होता है। चौथी बार ऐसा होने पर वह हर चीज पर सवाल उठाने लगता है, क्योंकि उसे अभी भी अपनी गर्दन में दुश्मन की चुभती तलवार का एहसास हो रहा था। उसे गर्मी महसूस हो रही थी और दर्द अकल्पनीय था। वह युद्ध को करीब से देखता है और उसे एहसास होता है कि यह दिन बार बार दोहराया जाता है, लेकिन अब वह जानता है कि उसके साथ क्या होगा, और वह हार मानने से इनकार करता है। यह 17वीं बार है जब वह अपनी मौत को अपनी ओर आते हुए देख रहा है, और वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता जैसा कि उसने पहले उम्मीद की थी। काश कि वह तलवार चलाने का बेहतर प्रशिक्षण लेता, उसमें अधिक प्रयास करता और थोड़ी अधिक मेहनत करता। शायद अगर वह ऐसा करता तो उसे इस तरह से पीड़ित होकर मरना नहीं पड़ता। जब वह जीवन और मृत्यु के बीच की दुनिया में लेटा होता है, तो नीली लौ फिर से प्रकट होती है। इस बार एक दीपक में कैद और नाव पर सवार कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या वह वास्तव में ऐसा सोचता है। उसे बस संघर्ष करने और इसे ठीक से महसूस करने की कोशिश करनी चाहिए, और फिर उसे हार मान ले। यह सुनकर इंग्रिड क्रोधित हो जाता है और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प भर जाता है। जब रसोया उन्हें जगाता है, तब वह पहले से ही जाग चुका होता है, और वह तुरंत अपने बगल में बैठे व्यक्ति रेम से कहता है कि उसके जूतों में कीड़ा है। जब वह देखता है तो उसे वास्तव में कीड़ा मिल जाता है, और उसे कुचलने के बाद वह पूछता है कि क्या उसने इसे किसी शरारत के तौर पर। इंग्रिड बताते हैं कि उन्होंने पहले इसे अपने बूट में रेंगते हुए देखा था। यह 18वीं बार है जब वह उस कीड़े को देख रहा है, जिससे वह सोच रहा है कि इस दुस्वप्न के समाप्त होने से पहले वह उसे और कितनी बार देखेगा। चूंकि वह युवा था, इसलिए उसने तलवार चलाना और अपने गांव में आए एक भाड़े के सैनिक से तलवारबाजी सीखना चुना। उसके सपने की पहली चिंगारी उसी से आई, जब उसने उसे इतना अच्छा होने के लिए बधाई दी, इस हद तक कि उसे पूरा विश्वास हो गया कि वह एक शूरवीर बन सकता है। तभी इंग्रिड ने सपने देखना शुरू किया, कोई उसके जैसा एक सच्चा शूरवीर। शूरवीर वे लोग होते हैं जो अकेले ही हजारों लोगों को मार सकते हैं और एक पल में युद्ध का रुख बदल सकते हैं। वे अविश्वसनीय नायक हैं जिनका हर कोई सम्मान करता है। किसी भी बच्चे की तरह उसने सोचा कि वह एक ऐसा योद्धा बन सकता है जो युद्ध को समाप्त कर सकता है, अंत का योद्धा जो एक भटकते हुए गायक से सुने गए एक गीत का नायक था। तभी उसने तय किया कि वह भी मुख्य पात्र बनना चाहता है और शूरवीर बनने के लिए गांव छोड़ना चाहता है। हालांकि जैसे ही वह अपने सपने को पूरा करने के लिए गांव से निकला, लोगों ने उस पर हंसना शुरू कर दिया, क्योंकि वह एक भाड़े के सैनिक दल में शामिल हो गया था, और वे सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे कि कैसे वह एक आवारा कुत्ते से भाग गया, क्योंकि वह उसे इस तरह उन्हें पता चला कि उनकी प्रतिभा वास्तव में कुछ खास नहीं है, लेकिन उनके लिए हार मान लेना जल्दबाजी होगी। इसलिए उन्होंने लगातार प्रशिक्षण लिया, क्योंकि कड़ी मेहनत और परिश्रम एक ऐसी चीज है जो कभी आपको धोखा नहीं देती। भले ही उनमें कोई प्रतिभा न हो, लेकिन इंग्रिड का मानना था कि समय और भरपूर प्रयास से सबसे कठिन स्थानों पर भी वे अपनी हर सीमा को पार कर सकते हैं, और इस प्रकार उन्होंने बहुत अनुभव प्राप्त किया। उन्होंने अपने आसपास के लोगों से मान्यता प्राप्त करने की शक्ति और सहन शक्ति भी प्राप्त की। तभी उनमें आशा की किरण लौटी, और वह भी पूरे जोश के साथ। दुर्भाग्यवश उनकी यह प्रबल आशा एक बच्चे ने क्षण भर में ही चकनाचूर कर दी। वहां एक 12 साल का लड़का था जिसने द्वंद्वयुद्ध का अनुरोध किया। वह उसी गांव से था जहां वह अभी आराम कर रहा था। अपनी उम्र और इस तथ्य के बावजूद कि उसने केवल 6 महीने पहले ही तलवार चलाना सीखना शुरू किया था, उसने उस मूर्ख को हरा दिया जिसने लगभग अपना पूरा जीवन तलवार चलाना सीखने में बिता दिया, इस हद तक कि उसके पैरों में कठोरपन आ गया। उसे निराशा होने लगी, क्या उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया?
क्या सचमुच प्रतिभाहीनता से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? इंग्रिड सच में एक शूरवीर बनना चाहता था, और भले ही हर कोई उस पर हंसता था, यह कहते हुए कि यह एक निराशाजनक उद्यम था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने खाने और सोने में बहुत कम समय बिताया और झूला झूलना शुरू कर दिया जब तक कि सूरज उगना शुरू नहीं हुआ और वह पूरी तरह से सहन शक्ति से बाहर नहीं हो गया। भले ही वह पेड़ पर कई बार प्रहार करे, फिर भी वह उस पर दो चार घाव ही कर पाएगा। तभी उसने सोचा कि भले ही वह अपने सपने को पूरा न कर पाए, लेकिन कम से कम वह एक अनुभवी सैनिक तो बन ही सकता है। वह दुनिया की नाइंसाफी पर चिल्लाया और झूलता रहा, क्योंकि वह यही कर सकता था। 3 साल बाद वर्तमान में वह साइप्रस डिवीजन में है, जिसमें 4 कंपनियां, 4 प्लाटून और उसके नीचे 4 दस्ते हैं। इंग्रिड एक दूसरे दर्जे के दस्ते का स्क्वाड कमांडर बन। यह भाड़े का सैनिक होने से कहीं बेहतर है, क्योंकि वह राज्य का एक सैनिक है। इंग्रिड अपने दल के एक सदस्य जैक्सन के पास जाता है और उससे कहता है कि वह सुबह की ड्यूटी करे, क्योंकि उसे कुछ करना है। जैक्सन उसे कुछ देर देखता है और कहता है कि अगली बार उसे उसका बदला चुकाना होगा। रेम को यकीन नहीं होता कि उसने अपने से ऊंचे पद वाले किसी व्यक्ति को इस तरह से देखने की हिम्मत की। वह आदमी एक दिन अपना सिर खो देगा। इंग्रिड को इसकी परवाह नहीं है। उसने सोचा कि उसने इसे सीखने की कोशिश छोड़ दी है। जरूर इसके बाद नोलिलिया बनाम एस्पेन की नजदीकी लड़ाई एक बार फिर शुरू हुई और वह पहले की तरह मर गया। इंग्रिड एक ही दिन को बार बार दोहराते जीते थक गया था, लेकिन उसने इस समय का उपयोग रेम से जानवर के हृदय के बारे में जानने के लिए किया। जब भी वह वापस आया, फिर भी वह अभी भी उस तलवार की नोक नहीं देख सकता जो उसे मार डालेगी, और वह आशा करता है कि आज वह आखिरी दिन होगा जब उसे इससे गुजरना होगा। जब सैनिक चिल्लाने लगते हैं और लड़ाई में लग जाते हैं, तो इंग्रिड को पता चलता है कि यह इसी युद्ध के मैदान पर 21वीं बार है, और अब तक वह पूरी तरह से स्थिति को याद कर चुका है। सबसे पहले वह मर जाता है और पीछे से आने वाले भाले को चकमा देता है। इसके बाद एक आदमी उस पर पीछे से हमला करेगा और उसके बाद वेल नाम का एक दस्ता सदस्य मर जाएगा। हालांकि इस बार इंग्रिड उसे तीर से और उसे मारने के लिए आ रहे उग्र सैनिक से बचाता है। आखिरकार उसकी योजना काम कर गई। पहले की तरह अगर वह तीर को रोक भी लेता तो भी उसकी मौत हो जाती। आज पहली बार वह बच पाया है। अब जो बचा है वह है उस कमीने को मारना जो उसकी गर्दन पर छुरा घोंपेगा और जिससे वह मिलता है, भले ही वह पूरी कोशिश करे। इस कमीने ने उसे एक ही जगह पर 20 बार चाकू मारा है, लेकिन इस बार यह अलग होगा। वह अपनी तलवार देख लेगा, वह बच जाएगा। रेम ने उसे बताया कि चूंकि वह हमेशा अपनी आंखें बंद कर लेता है जब कोई खतरनाक चीज उसके रास्ते में आती है, इसलिए वह असुरक्षित हो जाता है, और अपनी बात को साबित करने के लिए उसने उसकी गर्दन पर कुल्हाड़ी तान दी। उन्होंने उससे कहा कि उसे साहसी बनना होगा और आसानी से उत्तेजित नहीं होना होगा। उसे एक कमीना बनना है जो मौत के बारे में नहीं जानता, एक जानवर की तरह जो जीवित रहने के लिए अपनी सारी ताकत से लड़ रहा है। यही जानवर का दिल है। इंग्रिड को संदेह है कि क्या वह मृत्यु से डरता है, लेकिन उसने इसे इतनी बार महसूस किया है कि यह सच नहीं हो सकता। मृत्यु उसकी मित्र है, क्योंकि यह उसे अधिक शक्तिशाली बनाती है। पहली बार वह अपने आसन्न विनाश से बचने में सफल हो जाता है और उसका दिल उसकी छाती से बाहर धड़कने लगता है। वह इससे बेहद खुश होता है और जवाबी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सामने खड़ा विशेषज्ञ तलवारबाज एक कुशल तकनीक का इस्तेमाल करता है और एक बार फिर उसकी गर्दन पर वार कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। नाविक उसे पुनः नमस्कार करता है और कहता है कि आज के दिन उसे केवल पीड़ा और निराशा ही महसूस होगी, इसलिए उसे हार मानकर नाव पर चढ़ जाना चाहिए। उसे खुद को कमजोर मानना चाहिए और परलोक में सहज होना चाहिए। दुर्भाग्य से नाविक ने चुनौती देने के लिए गलत व्यक्ति को चुना है, क्योंकि इंग्रिड उसके साथ जाने से इनकार कर देती है। वह हार मान लेता है और अंततः उस तलवार की नोक को देख लेता है जिसे देखना उसके लिए असंभव था। भले ही उसे 100 दिन लगे, लेकिन वह इस चक्र से बाहर निकल जाएगा। आखिरकार इंग्रिड 33वीं बार युद्ध के मैदान में आता है और अब वह पहले हमले को स्पष्ट रूप से देख सकता है, जिसने कई बार उसकी जान ले ली। लेकिन भले ही वह इसे चकमा देने में कामयाब हो जाए, लेकिन वह अगले हमले को नहीं चकमा दे सकता, क्योंकि उसका दुश्मन बहुत तेज है। इसलिए वह जमीन पर गिर जा। भारे के सैनिक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने राक्षसों को वश में करने के लिए कुछ अभियान चलाए। ऐसा नहीं है कि वह सचमुच ऐसा करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा किया। वह अचानक एक गांव में पहुंचा जहां उसे मदद करने के लिए कहा गया। उसने उनकी मदद करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उसका सपना था कि कमजोरों की रक्षा करना ही एक शूरवीर का काम है। उस सारे काम के लिए उसे एक ताबीज मिला जो कि उसके जीवन को जोखिम में डालने के लिए बहुत ही सस्ता था।
लेकिन गांव के बुजुर्ग ने उसे कहा कि इससे वह सब कुछ मिलेगा जिसकी वह सख्त इच्छा कर रहा था। इसलिए अब इंग्रिड को आश्चर्य होता है कि क्या यही वजह है कि यह दिन बार बार दोहराया जाता है ताकि वह शूरवीर बन सके। वह अभी मरा नहीं है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन सैनिक उसे देख लेता है और कहता है कि वह उस पर कुछ दया दिखाएगा क्योंकि वह बहुत दर्द से गुजरा है। इंग्रिड जानता है कि यह सिर्फ दिखावा है, क्योंकि यह कमीना एक राक्षस है जो लोगों को चाकू घोंपने में मजा लेता है। वह एक बार फिर अपने बिस्तर पर जागता है और रेम को बताता है कि उसने अपने बूट में एक कीड़ा डाल दिया था, जिसे लेकर वह बहुत नाराज है क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि एक दस्ते का नेता इतना परेशान करने वाला होगा। इंग्रिड उससे कहती है कि वह बात करना बंद करे और बाहर आ जाए, क्योंकि वह जानवर के हृदय को फिर से जानना चाहता है। जब वे ऐसा करते हैं तो इंग्रिड रेम के आने वाले हमलों को सटीक रूप से चकमा देने में सक्षम होता है, जिससे वह आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके दिल की त्वचा इतनी मोटी हो जाएगी। इंग्रिड कहता है कि वह बस और अधिक सीखना चाहता है क्योंकि उसे नहीं पता कि इससे कैसे निपटना है। रेम ने यह भी कहा कि इस तकनीक को सीखने में समय लगता है, ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसकी पारिवारिक तकनीक किसी और को इतनी आसानी से सिखाई जा सके। लेकिन वह नहीं जानता कि इंग्रिड ने इसके लिए नरक से गुजरा है और हर बार आसन्न मृत्यु की अनुभूति ने उसे इसमें और अधिक कुशल बना दिया है। वह उसे बताता है कि संभवतः उसे यह संयोगवश मिला है, लेकिन वह अब मुकाबला करना चाहता है, जिससे रेम को सुखद आश्चर्य होता है और वह इसे स्वीकार कर लेता है। यदि वह जानवर के हृदय पर अधिकार कर भी ले तो भी वह मारा जाएगा, क्योंकि वह उस दुष्ट पर एक भी वार नहीं कर सकता। वह रेम के आने वाले हमलों से बचता रहता है क्योंकि उसे नहीं पता कि यह कैसे करना है। रेम कहता है कि वह केवल एक ही तरीका जानता है, जो कि वेलेन मर्सनरी स्वॉर्ड तकनीक है। यह काफी विचित्र है और इसे वेलेन नामक किसी व्यक्ति ने बनाया है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह एक ऐसी तकनीक है जिसके बारे में कुछ लोग बुरा भला कहते हैं, जबकि अन्य इसे तुच्छ चाल कहते हैं। फिर भी वह कुछ और भी करना चाहता है। वह अपने हत्यारे की तलवार की नकल करने की कोशिश करता है और वह ऐसा बहुत अच्छी तरह से करता है, लेकिन रेम अपनी तलवार को बहुत ही आसानी से दूर फेंक सकता है। फिर भी एक क्षण के लिए उसने उस वार की पूरी तरह नकल की। चूंकि वह कई बार इस बीमारी से मर चुका है, इसलिए उसका शरीर इसे अच्छी तरह याद रखता है। रेम का कहना है कि इस मुकाबले में उसने जो कुछ दिखाया उसमें से वह वार सबसे बढ़िया था, लेकिन उसे इसमें और अधिक प्रभाव डालना चाहिए। वह इसे जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वह वास्तव में उतना होशियार नहीं है। इसलिए वह बस इतना कहता है कि उसे अपने हमले पर संदेह नहीं करना चाहिए और उसमें अपना सब कुछ झोंक देना। इस तरह उसे अपनी तलवार पर पकड़ नहीं खोनी चाहिए। इंग्रिड को लगता है कि यह एक भयंकर व्याख्या थी, लेकिन वह इसे समझ गया। उसके चाकू और उस कमीने के बीच अंतर यह है कि उसे अपने चाकू पर भरोसा नहीं है। उसे वैसा ही करना चाहिए जैसा वह हर बार करता है, अर्थात सामने वाले व्यक्ति को मारने के इरादे से उस पर वार करना चाहिए। वह दोबारा ऐसा करने की कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो जाती है। चाहे उसे एक बार में एक कदम या एक चौथाई कदम ही क्यों न उठाना पड़े, वह आगे बढ़ता रहेगा, चाहे कुछ भी हो। जैसे जैसे वह प्रशिक्षण लेता है, दिन बीतते जाते हैं और मर जाता है 11वां दिन, 123वां दिन। लेकिन अंततः 124वें दिन वह ऐसा प्रहार करता है कि रेम के पास चकमा देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता, जिसके लिए वह उसे पागल कहता है, क्योंकि वह इतना बल लगाता है कि खून निकलने लगता है और उनकी मुस्कुराहट वास्तव में उनकी छवि को बेहतर बनाने में कोई मदद नहीं कर रही है। लेकिन इंग्रिड को इसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसने अंततः उस बास्टर छुरा तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। पहली बार जब उसने यह तकनीक आजमाई तो वह सिपाही के सिर पर वार करने में कामयाब रहा, लेकिन अगर वह असफल भी रहा और उसे फिर से चाकू मारा गया तो भी उसने पलक नहीं झपकाई और अपनी तलवार भी नहीं छोड़। सिपाही ने हमेशा की तरह कहा कि यह दया है, लेकिन इंग्रिड ने उससे वादा किया कि कल वह मर जाएगा। यह सुनकर सैनिक मुस्कुरा उठा, क्योंकि मृतकों का कोई कल नहीं होता। लेकिन वह नहीं जानता इस बार इंग्रिड बग को रेम के बूट में जाने से पहले ही कुचल देता है और उसे अपनी सुरक्षा ड्यूटी संभालने के लिए कहता है। रेम को आश्चर्य होता है कि वह इतना जिद्दी कब हो गया। यह लूप का 125वां दिन है। वह बिग आइज नामक किसी व्यक्ति से कहता है कि वह उसे कुछ पिंगली कवच, एक ढाल और एक खंजर लाकर दे, क्योंकि वह बाद में उनके लिए भुगतान करेगा। बिग आइज अनिच्छा से स्वीकार कर लेता है, लेकिन वह उससे कहता है कि वह ऐसा केवल इसलिए कर रहा है क्योंकि वह उस पर भरोसा करता है। रेम पीछे से आती है
और देखती है कि दस्ते का कमांडर थोड़ा दबाव डाल रहा है, लेकिन जैक्सन कहता है कि वे हमेशा अपना काम उस पर थोपते हैं। तो यह उसकी तरफ से बदला लेने की कोशिश है। रेम को नहीं पता कि क्या कहना है, लेकिन वह अजीब व्यवहार कर रहा है, जैसे वह बहुत तनाव में है। एनक्रिड प्रशिक्षण लेते समय सोचता है कि हर बार जब वह मरता है तो उसे बहुत दर्द होता है और उसका दिमाग भटकने लगता है। क्या होगा अगर वह हजारों कोशिशों के बाद भी कभी नहीं जीत पाता? क्या होगा अगर वह भागने और जीवित रहने का कोई और रास्ता खोज ले? क्या वह अगले दिन जागेगा या फिर इसी चक्र में फंस जाएगा? वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है। क्या यह बात मायने नहीं रखती? क्या उसे जो कुछ उसके पास है उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए? लेकिन वह एक बार फिर से खुद को चुरा लेता है। हार मानना कभी भी कोई विकल्प नहीं था। उसे अपने सामने खड़ी दीवार को पार करना ही था, चाहे कुछ भी हो। कुशलता से छुरा घोंपना सीखकर वह साबित करता है कि वह उस आशीर्वाद को नहीं छोड़ेगा जो उसे दिया गया था। अपने मन को पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ करके वह अपनी जरूरत के सभी उपकरण जुटाता है और सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में सोचता है। वह और उसकी टीम चल रही लड़ाई में शामिल हो जाती है, जिसके लिए एंक्रिड तैयार है। वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास कोई कौशल नहीं है, लेकिन वह 3 चीजों की वजह से इस सब से बचने में कामयाब रहा: तैयारी, किस्मत और शांत दिमाग बनाए रखना। 46वें दिन एक नुकीली गदा से उसका बायां कंधा पूरी तरह चकनाचूर हो गया और 47वें दिन वह गदा से बचने के लिए लुढ़का, लेकिन किसी ने उसका सिर कुचल दिया। इस जानकारी के साथ वह एक ही वार से गदा वाले को मारने में सक्षम है, लेकिन 17वें दिन जब उसने पहली बार ऐसा किया तो एक सैनिक ने उसका पैर काट दिया, इसलिए वह छुरा घोंपने वाले सैनिक को कुछ नहीं कर सका। यही कारण है कि उसने पिंडली कवच प्राप्त किया और अब वह आसानी से उस सैनिक को मार सकता है। 80वें दिन उसका सिर पूरी तरह से फट गया क्योंकि किसी ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी फेंकी थी। अगर वह उसे अभी जीवित रहने देता है तो वह उसकी मुख्य लड़ाई में बाधा डालेगा, इसलिए उसने पूरे दिन हथियार फेंकने का प्रशिक्षण लिया, जिसका मतलब है कि उसके लिए पलटवार करना मुश्किल नहीं है। इन सबके बाद वेल हमेशा उसके पीछे पड़ जाता है और उसके पास हॉक का पंजा नामक एक शार्प शूटर होता है, जिसे मारने के लिए उसके पास समय नहीं होता, लेकिन वह वेल की रक्षा कर सकता है। और इसके बाद दीवार आती है जिसका वह दृढ़ता से सामना करता है। चाकू मारने वाला सैनिक पहले अपनी ढाल की ओर जाता है, जिसे वह तोड़ देता है, जिससे एंचरेड भाग जाता है। चूंकि चकमा देने और छुरा घोंपने से उसे जीतने का कोई मौका नहीं मिलेगा, इसलिए इस तरह की रणनीतियां उसके लिए बहुत बेहतर हैं। यह आदमी एक सामान्य सैनिक है, लेकिन वह बहुत मजबूत है, लगभग एक विलक्षण व्यक्ति के स्तर का। लेकिन एक चीज है जिसकी उसके पास कमी है: असली लड़ाई का अनुभव। एंक्रेड इसका फायदा उठाता है और वैलन भाड़े की तकनीक का इस्तेमाल करने से पहले उसके सिर पर वार करता है। वह अपने बूट के सामने कुछ मिट्टी इकट्ठा करता है और उसे चाकू मारने वाले की आंखों में फेंक देता है, जिससे उसे अंततः ऊपरी हाथ मिल जाता है। लेकिन चाकू मारने वाला इस उकसावे से क्रोधित हो जाता है और एंचरेड की गर्दन पर हमला कर देता है। कौन जानता है उसे चकमा देना था और उसने ऐसा कुशलता से किया। इससे वे दोनों एक दूसरे के पीछे खड़े हो जाते हैं और जैसे ही छुरा मारने वाला दूसरा हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, एंचरेड को अब उस छुरा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, इसलिए वह अपनी तलवार को इस तरह से मारता है कि वह पूरी तरह से टूट जाती है। उसी समय हॉक का पंजा निशाना। अब एंक्रेड के पास पूरा लाभ है और वह अपनी तकनीक से उस कमीने को मारने की तैयारी करता है, लेकिन वह तीर सीधे उसके पास चला जाता है। तभी रेम की एक कुल्हाड़ी हवा में उड़ती है और उसे तोड़ देती है। ठीक उसी समय जब एंक्रेड अपना बदला पूरा करने वाला होता है, रेम उस कमीने को मारना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त समय नहीं है। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता है, एंक्रेड अपनी जीत का आनंद उठाता है और जब चाकू मारने वाला खून बहाते हुए नीचे बैठ जाता है, एंक्रेड अपनी तलवार हवा में उठाता है क्योंकि यह दया है। इसके साथ ही वह अपना सिर काट देता है और अंततः अपने सामने खड़ी दीवार को तोड़ देता है। अचानक एक अजीब प्राणी उस पर हमला करता है और उसे उड़ा देता है, जिसे अन्य लोग मेंढक के रूप में पहचानते हैं। मेंढक व्यक्ति ने कहा कि उसने इस व्यक्ति को पालने के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं, लेकिन उसे लगता है कि वह एक कमजोर व्यक्ति से हार जाएगा। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अब वह मर जाएगा इससे पहले कि वह आखिरी बार एंट्रेड पर हमला कर सके। रेम आ जाता है और मेंढक व्यक्ति से अपनी सारी ताकत से लड़ना शुरू कर देता है, दोनों में ही योद्धा की भावना दिखाए। उसी समय एक यादृच्छिक सैनिक अक्षम एंट्रेड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जैक्सन जल्दी से उसका सिर काट देता है। रेम और मेंढक व्यक्ति एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और रेम कहता है कि अगर वह दस्ते के कमांडर को मारना चाहता है तो उसे पहले उसके माध्यम से जाना होगा। मेंढक व्यक्ति हैरान है कि वह कमांडर नहीं है और रेम सोचता है कि मेंढक लोग एक योद्धा जाति है। मेंढक व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उसके सामने वाला आदमी इस युद्ध के मैदान में क्यों है। उसे मारने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी, जो उसे उचित नहीं लगता, इसलिए वह पीछे हट जाता है।
जैक्सन जब एंट्रेड को बाहर ले जाता है तो बाकी लोग हमलावरों को मारकर उसकी मदद करते हैं और आखिरकार उन्हें पीछे हटने का आदेश मिलता है, जिसे एंट्रेड सुनता है, जिसका मतलब है कि आखिरकार वह आज बच गया है। वह जीवित और मृत लोगों के बीच की भूमि पर वापस जाता है। नाविक उसे बताता है कि वह बचने में कामयाब रहा, लेकिन वह इतना ही कर सकता है क्योंकि वह। एंट्रेड धीरे से उठता है और कहता है कि उसके लिए दीवारें उसे रोकने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें पार करने के लिए है। नाविक को उसका रवैया पसंद आता है और इसलिए वह उस पल का इंतजार करेगा जब उम्मीद से भरी उनकी आंखें पूरी तरह से अपनी रोशनी खो देंगी। इसके साथ ही एंट्रेड अस्पताल के तंबू में जाग जाता है और रेम, जो उसके बगल में है, कहता है कि वह 2 दिनों से सो रहा है। वास्तव में वह वही था जिसने उसे उस मेंढक से बचाया था, इसलिए उसे आभारी होना चाहिए। एंट्रेड को पता नहीं था कि उसे एक मेंढक ने मारा है। यह आश्चर्यजनक है कि वह जीवित रहने में सफल रहा। एंट्रेड ने नोट किया कि उसने कभी नहीं कहा कि वे दोस्त हैं। उसे एक महान शिकारी कहा, जिससे रेम उसे चुप करा देता है क्योंकि वह बिना सोचे समझे लोगों के रहस्यों को नहीं बता सकता जब उसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। वैसे भी एंट्रेड खुश है कि वह इतने दिनों के बाद उस चक्र से जीवित बाहर निकलने में सक्षम था। बाद में बिग आइज, जिसका असली नाम क्रेस है, अस्पताल। एंट्रेड को आश्चर्य हुआ कि वह अस्पताल में क्यों था, जबकि उसके जैसे सैनिकों को अकेले तंबू में रहने के लिए छोड़ दिया जाता है कीमत कम करने के लिए। एंट्रेड पूछता है कि जब लड़ाई शुरू हुई थी तब वह कहाँ था, क्योंकि उसने उसे कहीं नहीं देखा था। क्रेस कहता है कि अगर वह चुप हो जाए तो वह उसे विशेष छूट देगा, जिसे वह स्वीकार कर लेता है। बहुत बाद में जैक्सन आता है और वह कहता है कि वह दिन में 2 बार, सुबह और शाम, इसे लगाएगा, लेकिन उसे यह नहीं पूछना चाहिए कि उसे यह कैसे मिला। एंट्रेड ने देखा कि यह वही मरहम है जिसका वह हमेशा उपयोग करता है, जो कि आश्चर्यजनक है क्योंकि जैक्सन अपनी निजी वस्तुएं किसी के साथ साझा नहीं करता। लगभग उसी समय ऑडेन भी आता है और उसके लिए प्रार्थना करने लगता है, लेकिन एंट्रेड कहता है कि वह मरा नहीं है, इसलिए वह जा सकता है। जैसे जैसे रात होती है, एंट्रेड को आश्चर्य होता है कि वे सभी उसकी देखभाल के लिए पाली क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वे शायद व्यस्त हैं, जैसा कि वे आमतौर पर होते हैं। शायद वे उसके बारे में चिंतित हैं। तभी रागना आती है और जाने से पहले उसे अस्पताल में देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। एंट्रेड ने टिप्पणी की कि रागना को इससे छूट है क्योंकि उसे इसकी परवाह नहीं होगी कि कल दुनिया खत्म हो जाए। उसके अलावा अस्पताल में 2 अन्य सैनिक हैं, एक दूसरी कंपनी का प्लाटून कमांडर जिसके साथ वह अक्सर झगड़ा करता था, और एक सैनिक जिसका नाम वह नहीं जानता, जो हमेशा दीवार पर घूरता रहता है। जब वह उसके बारे में सोचता है तो लंबे कान और शाही कवच वाला एक व्यक्ति आता है जो 444वें दस्ते के कमांडर के बारे में पूछता है, जो एंट्रेड है, प्लाटून कमांडर। महिला बस उसे देखती है और चली जाती है। देर रात को एंट्रेड को लगभग कोई दर्द महसूस नहीं होता है और वह अपने शरीर में कुछ ताकत लगा सकता है, जिसका मतलब है कि उसे प्रशिक्षण फिर से शुरू करना चाहिए। वेजेंस पूछता है कि वह कहां जा रहा है, और जब वह बताता है कि वह प्रशिक्षण क्षेत्र में जा रहा है तो वेजेंस उसे मूर्ख कहता है क्योंकि उसे कठोर व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह वहां सबसे निम्न श्रेणी का सैनिक है। एंट्रेड अंततः एक शांत स्थान पाता है और पिछली लड़ाई को याद करता है, क्योंकि यह उन कुछ उपयोगी विधियों में से एक थी जिन्हें सीखने के लिए उसने ढेर सारा पैसा खर्च किया था। सबसे पहले वह सोचता है कि यदि उसका हमला असफल हो जाता तो क्या होता। शायद एक ही हमले में अपनी सारी ताकत लगा देना अच्छा विचार नहीं है, लेकिन अगर वह हमला विफल हो जाता है तो भी वह मर जाता है। अगर रेम के हमले घातक थे तो उसने अपनी तलवार को पूरी ताकत से घोंपने के बाद अगला कदम क्या उठाया होगा। अचानक कोई उसके ध्यान को बाधित करता है और ध्यान देता है कि वह कड़ी मेहनत कर रहा है। वह कोई क्रैंक है जो नहीं जानता कि वह क्या कर रहा है, लेकिन उसके हाथ अस्पताल में फरकते रहे और अब वह यहां बस इधर उधर घूम रहा है। एंट्रेड बताते हैं कि वह अपनी पकड़ को परखने के लिए पहली चीज कर रहे थे और अब वह युद्ध की नकल कर रहे हैं। क्रंक पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, और एंट्रेड ने इसे बहुत अच्छी तरह से बताया ताकि युद्ध के मैदान में उनका वध न हो जाए। क्रंक फिर पूछता है कि क्या वह इस तरह से अपने जीवन को बचाकर कुछ बनना चाहता है। एंट्रेड जानता है कि वह जो बनना चाहता है वह उसका सपना है, लेकिन जब वह इसे दूसरे लोगों को बताता है तो वे बस उस पर हंसते हैं, एक सपना जिसका वह हमेशा पीछा करता रहा है। हालांकि यह सपना कुछ ऐसा है जिसे वह कभी पूरा करना बंद नहीं करेगा, इसलिए उसे यह कहने में गर्व है कि वह एक शूरवीर बनना चाहता है।
क्रैंक को यह बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और एंचरेड ने कहा कि यह पहली बार है जब उसने देखा कि कोई ऐसा कहकर उस पर नहीं हंस रहा है। क्रैंक कहते हैं कि वह भूल ही गए थे, लेकिन उसे देखने के बाद उन्हें अचानक याद आ गया कि उन्हें क्या करना था। हालांकि अगर वह नाइट बन जाता है तो उसे कम से कम अपना नाम तो याद रखना चाहिए। इंक्रेड को लगता है कि यह नया है क्योंकि अब तक उसे कभी समर्थन नहीं मिला था। एक घुमक्कर गायक शिविर में आता है और महान नायकों के बारे में गीत गाना शुरू कर देता है, जबकि वेंजेस चाहता है कि उसका सुबह का राशन पहले ही आ जाए। इन सबके कारण एंचरेड टहलने का निर्णय लेता है, जहां उसकी मुलाकात जैक्सन से होती है, जो उससे पूछता है कि उसकी चोटें कैसी हैं। वह कहता है कि दवा की वजह से वह अच्छा महसूस कर रहा है, इसलिए वह इसके लिए बहुत आभारी है। जैक्सन ने उससे कहा कि अगर वह आभारी है तो वापस आ जाए। उस रात बाद में क्रैंक उसे शुभ रात्रि की शुभकामनाएं देता है और वह भी वैसा ही करता है, जिससे वेंजेंस को यह कहना पड़ता है कि अगर वे इतने करीब हैं तो उन्हें एक दूसरे से शादी कर लेनी चाहिए। जैसे ही वह सोने के लिए जाता है, इंक्रेड सोचता है कि आज का दिन कुछ खास नहीं था। जब वह उठता है तो गायक अभी भी साइप्रस के बारे में गा रहा होता है और वेंजेस एक बार फिर खाने के बारे में शिकायत कर रहा होता है, ठीक कल की तरह। तभी इंक्रेड को यह बात समझ में आती है और जब वह उसी जगह बाहर निकलता है तो जैक्सन एक बार फिर पूछता है कि उसकी चोटें क्या। जैक्सन भी उसी तरह जवाब देता है और जैक्सन भी उसी तरह जवाब देता है। उसकी शंकाएं सही साबित होती हैं और नाविक का दृश्य उसके मन में आता है। जब वह सो रहा था तो बिना पता चले ही उसकी मृत्यु हो गई। वह कुत्ते की तरह मरा, बिना जाने भी। लेकिन अब वह इस चुनौती को पार करने के लिए और भी दृढ़ है। जैसे जैसे रात होती है, एंचरेड सोचता है कि उसे किसने और क्यों मारा, क्योंकि दुश्मन इतनी आसानी से उनके बचाव को भेदने में सक्षम नहीं है, जिसका अर्थ है कि एक हत्यारे ने ऐसा किया जो शायद उनके बीच में से कोई है। वे उसका स्थान जानते हैं और अपनी उपस्थिति को कैसे छिपाना है यह भी जानते हैं। उसका मन नौका की ओर चला जाता है, क्योंकि वे एक ऐसी जाति है जो शांत और फुर्तीली होने के लिए जानी जाती है। क्या इसीलिए वह उस दिन यहां आई थी? उन्हें इसकी पुष्टि करनी होगी, क्योंकि वे निराधार आरोप नहीं लगा सकते। उन्हें बस इंतजार करना होगा। तभी ऊपर से एक जहरीली सुई उसकी गर्दन में चुभ जाती है और जहर के प्रभाव से वह बेहोश होकर गिर जाता है। वह देखता है कि वेंजेंस को भी जहर दिया गया है, लेकिन हत्यारे ने क्रैंक को चाकू मार दिया है और काम खत्म होते ही एक और हत्यारा तंबू में आ जाता है। वह हत्यारा कोई और नहीं बल्कि कंपनी का नेता होता है। एंचरेड को लगता है कि अगर वह सचेत भी होता तो भी उसे यह महसूस नहीं होता। इसका मुकाबला करना मुश्किल होगा। वह सोचता है कि कमांडर की हत्या करने के बाद उसे कंपनी कमांडर का सामना करना पड़ेगा। यह सचमुच निराशाजनक स्थिति है। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह भावना इतनी जल्दी वापस आ जाएगी, लेकिन उसके सामने आने वाली सभी परीक्षाओं के बावजूद वह शीर्ष पर आया और इसलिए वह निश्चित रूप से बाहर निकलने का एक रास्ता खोज लेगा। प्रतिशोध के ऊपर चादरें खींचता है और हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसने मान लिया था कि हत्यारे अब तक घुसपैठ कर चुके होंगे। लेकिन ऐसा लगता है वेंजेस को आश्चर्य होता है कि वह क्या कर रहा है, लेकिन वह देखता है कि वह कॉकरोच का शिकार कर रहा होगा, जो उसके लिए उचित काम है। इंक्रेड को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ध्यान रखेगा, जिससे वेंजेस को गुस्सा आता है और उसी समय क्रैंक अंदर आता है। सोचता है कि क्या उसे बाद में वापस आना चाहिए और उन्हें झगड़ने देना चाहिए। इंक्रेड उसे अंदर आने के लिए कहता है। आखिर वह कौन है? वह इस मामले में अपनी टीम के साथियों की तरह ज्यादातर मामलों में उलझने की कोशिश नहीं करता, लेकिन चूंकि वह इसमें शामिल है इसलिए उसे ऐसा करने का अधिकार है। वह पूछता है कि वह क्या है, जिसका उत्तर क्रैंक को नहीं पता होता कि कैसे दिया जाए। लेकिन अंततः वह कहता है कि यह ऐसी बात नहीं है जिसे वह बता सके, क्योंकि यह एक लंबी कहानी है। एंक्रेड इसे वैसे ही स्वीकार कर लेता है, लेकिन वेंजेंस को यकीन नहीं होता कि उसने यह सब ले लिया, क्योंकि उसे लगता है कि यह आदमी इस देश का नहीं है, यानी वह किसी दूसरे देश का जासूस होगा। ऐसा ही होना चाहिए। क्रैंक उसके करीब जाता है और कहता है कि वह राज्य के साथ विश्वासघात नहीं कर रहा है और कभी नहीं करेगा। जब उसने ऐसा कहा तो एंचरेड को उसकी आंखों में कुछ महसूस हुआ, एक शूरवीर की इच्छा और आभा। लेकिन वह एक शूरवीर नहीं है, क्योंकि वह हत्यारों के खिलाफ शक्तिहीन है। हालांकि अब उसने पुष्टि की है कि वह कुछ छिपा रहा है जिसे वह बताना नहीं चाहता है। जैसे ही रात होती है और वे एक दूसरे को शुभरात्रि कहते हैं, वेंजेंस चुप हो जाता है, शायद इसलिए कि वह अब क्रैंक से डर गया है। हत्यारे भी शीघ्र ही आक्रमण करने वाले हैं, इसलिए वह उठता है और दूसरों को बताता है कि कुछ हत्यारे इस तंबू पर आक्रमण करने वाले हैं। यदि वह जाना चाहता है तो बेहतर होगा कि वे उसके साथ चले। दूसरे लोग सोचते हैं कि वह पागल है, लेकिन तभी कोई उससे पूछता है कि उसे यह कैसे पता चला, और इससे पहले कि वह कुछ प्रयास भी कर पाता, उसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आघात पहुंचता है।
हत्यारा कुछ ही सेकंड में उन सभी को मार देता है और एंक्रेड गायक के पुनः गाने से जाग जाता है। क्योंकि उसके पास दूसरों को यह बताने का कोई तरीका नहीं है कि हत्यारा आ रहा है, इसलिए वह उन्हें जहाज पर नहीं ला पाता। सबसे पहले वह कमांडर से मदद लेने की कोशिश करता है, जो उसे चुप रहने के लिए कहता है। इसलिए वह हत्यारे की हरकतों का अनुमान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वह एक पल में मारा जाता है। इसके बाद वह घात लगाने वाले पर घात लगाने की, यद्यपि वे उसकी हर गतिविधि देख सकते हैं, लेकिन जब तक वह उस जहरीली धार से बच नहीं सकता, वह कुछ भी करने में सक्षम हुए बिना ही मर जाएगा। 20वीं सुबह आती है और एंट्रेड निराशा के गर्त में गिर जाता है, लेकिन फिर से बाहर निकल आता है। क्योंकि वह केवल 20 बार ही मरा है, उसे पहले सुई से छुटकारा पाने और तेज हमलों से बचने के तरीके के बारे में सोचना होगा। इसलिए वह इसके लिए जैक्सन के पास जाता है। जब वे प्रशिक्षण ले रहे थे तो उसने रेम से पूछा कि वह जैक्सन को जंगली बिल्ली क्यों कह रहा है। उसने समझाया कि वह तभी हमला करता है जब वह किसी के पीछे होता है और फिर भाग जाता है, जिससे उसे बिल्ली की याद आती है। एंट्रेड को लगता है कि वह हत्यारों के खिलाफ जीत जाएगा और वह उसे आसानी से नहीं हरा सकता, क्योंकि उसके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर वह ऐसा कर भी सकता है तो उसे अकेले ही इस दीवार को पार करना होगा, ताकि वह सर्वश्रेष्ठ से सीख सके। वह जैक्सन से पूछता है, अगर कोई उसकी पीठ में छुरा घोंप दे तो वह इसे रोकने के लिए क्या कर सकता है। जैक्सन इसके बारे में सोचता है और उसे यकीन नहीं होता, क्योंकि उसके द्वारा किए गए हमलों में आज तक कोई भी जीवित नहीं बच पाया है, जिस बात पर एंट्रेड ध्यान देता है। जैक्सन एंक्रेड की हताश निगाह को देखता है और नरम पड़ जाता है तथा उससे कहता है कि उसे हमेशा अपने सिर के पीछे आंखें रखनी चाहिए। एंट्रेड ने पूछा कि इसका क्या मतलब है और जैक्सन ने बताया कि मूलतः यह सही समय है। उदाहरण के लिए टेंट के पीछे खड़ी गाड़ी जो अभी गुजर रही है। एंट्रेड को यह देखकर आश्चर्य होता है कि उसके पीछे वास्तव में एक वैगन है, लेकिन उसे कैसे पता चला? क्या उसके सिर के पीछे वाकई आंखें हैं? जैक्सन यह भी कहता है कि वैगन टूटने वाला है और कुछ ही सेकंड बाद ऐसा होता है। एंक्रेड ने पूछा कि क्या वह किसी प्रकार का भविष्यवक्ता है जिसमें कोई छिपी हुई प्रतिभा है, लेकिन जैक्सन ने कहा कि उसने शायद रेम के साथ इतना अधिक समय बिताया होगा कि वह ऐसा नहीं सोच सकता। जैक्सन ने बताया कि वह तो बस आवाज का अनुसरण कर रहा था, क्योंकि उसने यहां से वैगन के धुरा की चरमराहट सुनी थी। यदि वह अपने आसपास की आवाजों को कुशलतापूर्वक सुन सकता है तो वह मूलतः यह पूर्वानुमान लगा सकता है कि आगे क्या होने वाला है। एंक्रेड को इस बात पर अधिक आश्चर्य हुआ कि उसने इतनी शांत आवाज सुनी, जबकि उसने तो पहले वैगन की आवाज भी नहीं सुनी थी। जैक्सन ने उन्हें एक अंतिम सलाह दी। उन्हें अपने आसपास की आवाजों को सुनने का प्रयास करते रहना चाहिए तथा ध्वनियों को बेहतर ढंग से पहचानने के लिए अपनी इंद्रियों को तेज करना चाहिए। एंट्रेड ने कहा कि यह बहुत अच्छा स्पष्टीकरण था, जो उनके जैसे आलसी व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा था। जैक्सन उसे गलत विचार न रखने को कहता है। वह आलसी है, लेकिन वह नहीं चाहता कि उसकी मदद न करने के कारण उसे अपनी चेतना पर हावी होने दिया जाए, और आजकल ऐसा लगता है कि वह नई चीजें सीखने की कोशिश करता रहता है। रात होने के बाद एंक्रेड निश्चित मौत के डर से अपनी दूसरी दीवार का सामना करने का प्रयास करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें आते हुए सुनना है। वह गश्त पर तैनात पहरेदारों के कदमों की आवाज सुनता है, मशालों की आवाज सुनता है, लेकिन हत्यारे की आवाज नहीं सुनता। वह उसे सुनने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका भी वही हश्र होता है और वह फिर से एक पुरानी कहानी की कष्टप्रद आवाज से जागता है। भले ही वह मर गया हो, लेकिन उसका शरीर सब कुछ दिन की तरह स्पष्ट रूप से याद रखता है। उसे याद है कि उसने क्या सीखा और उसे कितना दर्द सहना पड़ा। वह एक बार फिर जैक्सन के पास जाता है, जो उसे बताता है कि वह ध्वनि से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकता है, क्योंकि यह उसे दिशा के आधार पर किसी चीज का स्थान बता सकता है। और एक बार जब वह धीमी आवाज सुनने में सक्षम हो जाता है तो उसके कान दूसरी जोड़ी आंखें बन जाएंगे जिनकी उसे आवश्यकता होगी। वह अचानक अपनी उंगलियां चटकाता है और एंट्रेड से कहता है कि ध्वनि एक तरंग है, यह सभी दिशाओं में गूंजती है, चाहे वह कितनी भी शांत क्यों न हो। हजारों ध्वनियों के एक साथ मिल जाने की अराजकता में उसे एक को अलग करना है और उसे बनाए रखना है। एंट्रेड कैंप के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक में यही कोशिश करता है और जैक्सन ने जो सिखाया था उसका अभ्यास करता है। वह सबसे पहले उड़ते झंडों की आवाज को अलग करता है। वहां कम से कम 7 से 10 झंडे एक साथ फहराए जाने चाहिए। फिर वह अपने आसपास के कदमों की आवाज को अलग करता है। वह हर एक आवाज को महसूस करने की कोशिश करता है, चाहे वह जानी पहचानी हो या अपरिचित, चाहे वह कुछ भी हो। अचानक क्रैंग प्रकट होता है और पूछता है कि वह अभी किस प्रकार का प्रशिक्षण ले रहा है। साथ ही उसे एंसी भी कहता है।
क्रैंग उस अजीब विचित्र उपनाम के बारे में पूछता है और क्रैंग बताता है कि यह सिर्फ एक उपनाम है, वह इससे ठीक ही होगा, है ना। एंचरेड निश्चित रूप से ऐसा नहीं है, लेकिन वह इसकी ज्यादा परवाह भी नहीं करता। जहां तक प्रशिक्षण की बात है, वह यहां एक मूर्ख की तरह बैठा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, वास्तव में प्रशिक्षण भी नहीं ले रहा है। क्रैंग को यह अजीब लगता है क्योंकि वह उस प्रकार का आदमी नहीं लगता जो इधर उधर बैठकर अपना समय बर्बाद करता हो, है ना। एक बार फिर रात हो जाती है और वही घटनाएं घटित होती हैं। उसे जहर दे दिया जाता है और क्रैंग को चाकू मार दिया जाता है। यह 33वां दिन है, एक और असफलता। 34वें दिन एंक्रेड ने फिर एक भी बात नहीं सुनी और वह असफलता का यह चक्र बार बार जारी रखता है। एंक्रेड को अधिक अनुभव, दैवी हस्तक्षेप या अचानक एहसास की आवश्यकता नहीं है। उसे बार बार वही करना चाहिए जो उसे करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। इस बार जब क्रैंग उस पर छिपकर हमला करने की कोशिश करता है तो क्रैंग के कुछ बोलने से पहले ही वह अपनी आंखें खोल देता है। इस बात पर किसे आश्चर्य हुआ कि उसने वास्तव में उसे महसूस किया। वह अपनी धारणा को प्रशिक्षित कर रहा होगा, है ना, क्योंकि वह कोई बेवकूफ नहीं है जो समय बर्बाद करता है। इस रात जैसे ही हत्यारा जहरीली सुई फेंकता है, एंचरेड निर्णायक रूप से चकमा देता है और हत्यारे पर वापस हमला करता है। अब से वह चेहराविहीन मौत जो उसे अनगिनत बार मिली है, अब चेहराविहीन नहीं रह गए। हत्यारा क्रोधित हो जाता है और एंचरेड पर पलटवार करता है, जिसे लगता है कि वह युद्ध में अच्छा नहीं है। अपनी हत्यारी क्षमताओं के बावजूद वह उसे मार सकता है। वह यह सुनिश्चित करने के लिए दूसरों की ओर देखता है कि वे ठीक हैं, प्रतिशोध मर चुका है, लेकिन क्रैंग अपनी तलवार निकाल रहा है। भले ही यह आदमी अनुभवहीन हो, फिर भी वह अपनी सतर्कता नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वह अभी भी एक हत्यारा है और उसे अपने सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी होनी चाहिए। वह एंचरेड को मारने की पूरी कोशिश करता है और आखिरकार उसे चाकू से मार देता है, लेकिन तभी परी कमांडर दौड़कर आती है और एंचरेड अपने लक्ष्य को उसके पास ले जाती है। अगर वह पहले हमला नहीं करता तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। इस कार्रवाई से हत्यारे को एंचरेड की असुरक्षित पीठ और क्रैंग पर जहरीली सुइयों का एक गुच्छा फेंकने की अनुमति मिलती है, जिसके पास खुद का बचाव करने का कोई मौका नहीं है। जवाबी कार्रवाई करने के बजाय परी एंचरेड के पीछे भागती है और अपनी टोपी से सभी जहरीली सुइयों को पकड़ लेती है और फिर क्रैंग की ओर बढ़ती है तथा उन दोनों को बचा लेती है। एंचरेड ने पहले सोचा था कि वह हत्यारे के साथ थी, लेकिन अब उसने उनकी रक्षा की। जो भी मामला हो, अब उसके पास इसे खत्म करने का मौका है। क्रैंग पहले हत्यारे पर ब्लेड से हमला करता है, जो उसके हमले को विफल करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ज्यादा विकल्प न होने के कारण वह भाग जाता है और रात को जीत के साथ समाप्त करता है। क्रैंग पीछे से आता है और नोट करता है कि हत्यारा उसके लिए आया होगा, जिसे एंचरेड पहले से ही जानता है, क्योंकि कोई भी अपने जैसे बूट सैनिक को मारने या बदला ले। परी कहती है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसने कहा था। एक सैनिक के लिए उसकी इंद्रियां बहुत तेज हैं। एंक्रेड ने देखा कि वह अभी भी अपनी तलवार को कसकर पकड़ रही है। वह उसके लिए सहयोगी थी, लेकिन वह ऐसी बात किसी को नहीं बता सकती थी और चूंकि वह गवाह है, इसलिए वह जानता है कि आगे क्या होने वाला है। अचानक क्रैंग उसके सामने आता है और परी कमांडर से कहता है कि उसे उससे एक अनुग्रह मांगना है, क्योंकि वह नहीं चाहता कि आज कोई भी मरे। कमांडर उसके सामने झुकता है और कहता है कि वह वही करेगी जो वह चाहता है। क्रैंग चाहता है कि प्रतिशोध को भी बचाया जाए, क्योंकि वह महसूस कर सकता है कि वह मरा नहीं है, और कमांडर पुष्टि करता है कि थोड़ी मारक दवा के साथ उसे जल्द ही जाग जाना चाहिए। एंचरेड को लगता है कि उसे विनाशकों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और क्रैंग इस गंदगी को साफ करने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि हत्यारे शिविर में हैं तो यह परेशानी का सबब बन जाएगा। एंचरेड ने कहा कि अगर उनके पास कोई आइडिया नहीं बचा है तो किसी को भी किसी बात पर संदेह नहीं होगा। आखिरकार वे पूरे तंबू को जला देते हैं और लोग पानी लेकर दौड़ पड़ते हैं, जबकि वे पुष्टि करते हैं कि 3 में से केवल 2 ही जीवित बचे हैं। क्रैंग ने इसकी पुष्टि की क्योंकि वह आदमी बहुत दिलचस्प है। वह इस तरह की किसी चीज से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब वह उसके बारे में सोचता है तो उसे कुछ और महसूस नहीं होता। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से उनका प्रभाव उन पर पड़ा होगा, लेकिन अगली बार जब वे मिलेंगे तो अपनी अपनी भूमिकाओं में मिलेंगे। एंचरेड के दिमाग में रीपर की खोखली दरांती गायब हो जाती है। हालांकि नाविक वापस आता है और कहता है कि भविष्य में उसे फिर से मौत का सामना करना पड़ेगा। एंचरेड पहले से कहीं ज्यादा आश्वस्त है और उसे लाने के लिए कहता है। आखिरकार उसने एक और दोहराए जाने वाले दिन को हरा दिया
और अगली सुबह जागने में कामयाब रहा। अब वह ज्यादातर चीजों की उपस्थिति को महसूस कर सकता है, लेकिन वह अभी भी उस परी को महसूस नहीं कर पाया था। इसलिए जब वह वापस आएगा तो उसे बहुत कुछ करना होगा। शुक्र है कि वह कहीं भी घायल नहीं हुआ था, इसलिए वह अब वापस आ सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले इसके अलावा और कोई कारण आवश्यक नहीं है। प्रतिशोध कुछ शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि उसने पहले भी उसे बहुत परेशान किया था। वह वास्तव में निस्वार्थ है। वह यह भी पूछता है कि क्या वह अपने दस्ते में वापस लौट रहा है, जिसकी पुष्टि एंट्रेड करता है, और वेंजेंस उसे वहां पहुंचने पर एक भयानक माहौल के लिए तैयार रहने को कहता है। एंक्रेड ने पूछा कि क्या हुआ, और वेंजेंस ने बताया कि वहां एक अफवाह फैली हुई है कि पूरे बेस पर किसी प्रकार की आत्मा का श्राप है। कैंप में रागना और रेम किसी बात पर झगड़ रहे हैं, जो जल्द ही एक झगड़े में बदल जाता है और उनके आसपास के सभी लोग भाग जाते हैं ताकि इन कमीनों से चोट न लगे। वे लगातार मुक्का मारते हुए लड़ते रहते हैं जब तक कि रेम को बहुत गुस्सा नहीं आता और वह उसकी खोपड़ी को चीरने का वादा करता है, और रागना उसे खोपड़ी लाने के लिए कहती है क्योंकि वह एक जैसा कि उन्होंने सोचा था कि वह मर चुका है, जिसे इंट्रेड ने नकार दिया। लेकिन अगर वे यह बकवास करना बंद नहीं करते हैं तो वह जल्द ही पागल हो जाएगा। इंट्रेड को अपने दस्ते में वापस आए 4 दिन बीत चुके हैं, और अपनी बेहतर इंद्रियों के कारण वह जैक्सन को नोटिस करता है, जो चुपचाप जाने की कोशिश कर रहा है और उसे जगाने के लिए माफी मांगता है। इंट्रेड कहता है जैक्सन ने यह भी बताया कि उनकी सुनने की शक्ति बहुत तेज है, हालांकि उन्होंने कुछ दिन पहले ही सुनना शुरू किया है। उन्हें ऐसा करते रहना चाहिए क्योंकि वह हर संभव तरीके से मदद करेंगे। सामान्य लड़ाइयां बहुत कम और दूर दूर तक होती हैं क्योंकि सर्दी लगातार करीब आ रही है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा अतिरिक्त समय है। इंट्रेड इसका इस्तेमाल खुद को प्रशिक्षित करने के लिए करेगा जब तक कि वह और नहीं कर सकता, क्योंकि यही एकमात्र चीज है जो वह कर सकता है। जब वह अपने प्रशिक्षण से वापस आता है तो वह ऑडेन को अपनी पीठ पर एक विशाल चट्टान के साथ एक हाथ, वह कहता है कि वह सुबह की कसरत से लौट रहा होगा। वह इन दिनों व्यस्त रहता है। वह अपने पुशअप्स खत्म करता है और उठता है। ऐसा करते समय वह इंट्रेड से ऊंचा दिखाई देता है। वह नोट करता है कि एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित शरीर भी एक हथियार है, इसलिए उसे अब मेंढक की लात का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि उसका शरीर अभी भी बहुत पतला है, इसलिए उसे अभी भी प्रशिक्षण जारी रखना चाहिए जैसा कि वह अब तक कर रहा है। इंक्रेड सोचता है कि वह बहुत बड़ा है, लेकिन कहता है कि वह कोशिश करेगा क्योंकि वे किसी और चीज के बारे में बात रेम कहता है कि वह भूखा है और यह कमीना जो रसोई में काम कर रहा है अभी भी बच्चे की तरह सो रहा है। इंट्रेड उसे आगे बढ़कर खाना बनाना शुरू करने के लिए कहता है, जिस पर वह सहमत हो जाता है। रेम उसे कमीना कहती है और कहती है कि अगर वह वैसे भी ऐसा करने जा रहा था तो उसने जो किया उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन रागना उसे दूर धकेल देती है क्योंकि वह बदबूदार है। इंक्रेड ने रेम से पूछा कि वह बिना किसी कारण के झगड़ा क्यों कर रहा है, क्या वह इतना उब गया है। वह कहता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है। लड़ाइयों की कमी उसे बहुत चिड़चिड़ा और सक्रिय बना रही है। एंट्रेड ने कहा कि उसे किसी अनजान व्यक्ति पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करनी चाहिए और उसके साथ आना चाहिए क्योंकि वह एक बार फिर द्वंद्व युद्ध करना चाहता है। वे जाते हैं और ठीक वैसा ही करते हैं। रेम उसे मारता है और उसे एक बार फिर से चार्ज करते हुए उन्हें बेहतर तरीके से लेने के लिए कहता है। एंट्रेड जानवर के दिल के साथ शांत रह रहा है और अपनी नई सुनने की शक्ति का उपयोग कुशलतापूर्वक हमलों को रोकने के लिए कर रहा है। हालांकि सबसे खास बात वह है जिसका अभ्यास वह सैकड़ों बार मरते समय करता है। उसका घातक वार स्वाभाविक रूप से रेम चकमा देता है, जिससे वह अपने एक ब्लेड से उसका ब्लेड पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसे पकड़ लेता है। वह इस गति से एंट्रेड को जमीन पर गिरा देता है जिससे लड़ाई समाप्त हो जाती है। वह उससे और अधिक की उम्मीद कर रहे थे क्योंकि उसने थोड़े समय में ही बहुत सुधार कर लिया था, लेकिन वह वास्तव में उबाऊ हो गया है क्योंकि वह बार बार एक ही तरह का अभ्यास करता रहता है। एंट्रेड को पता है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन अब वह जानता है कि वह पहले से अलग है। अब वह हर बात को सैकड़ों नहीं तो हजारों बार दोहरा सकता है और फिर भी आगे बढ़ सकता है। वह रेम को एक और लड़ाई के लिए बुलाता है क्योंकि वह उसे नष्ट करना सुनिश्चित करेगा। रेम को लगता है कि इस आदमी के कौशल में बहुत कमी है, लेकिन वह उसकी दृढ़ आंखों से तृप्त नहीं हो पाता है, इसलिए वह लड़ाई जारी रखने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही वे अपनी जगह पर पहुंचते हैं, भारी बारिश शुरू हो जाती है जिससे उन्हें वापस अंदर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रेम को उम्मीद है कि इस नमी के कारण उसके पैरों में फंगस नहीं लगेगा। जब सब सो रहे हैं, रेम प्रार्थना कर रही है कि क्राइस भी अंदर आ जाए, और आश्चर्य है
इस तरह की बेवकूफी भरी बारिश के कारण उसे कितनी बार अपना द्वंद्व रद्द करना पड़ा है। वह वास्तव में यह मानने लगा है कि वे अभिशप्त थे। इंचरेड ने पूछा कि किस तरह के अभिशाप के बारे में बात हो रही है, और क्राइस ने इसे अफवाहों के बारे में नोट किया। इंचरेड को याद है कि वेंजेंस कुछ इसी तरह की बात कर क्राइस ने बताया कि मौसम बहुत असामान्य है, हताहतों की संख्या बढ़ गई है तथा मेडिकल टेंट की घटना भी कोई मदद नहीं कर रही है। लोग सही कह रहे हैं कि यह किसी प्रकार का अभिशाप है, हालांकि यह संभवतः सच नहीं है। यह मूसलाधार बारिश इस आग में घी डालने का काम ही करेगी। एंचरेड ने कहा कि उच्च अधिकारी इन अफवाहों को लंबे समय तक उड़ने नहीं देंगे। क्राइस ने पूछा कि वह प्रवेश द्वार पर क्या कर रहा है, और एंचरेड ने बताया कि वह अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित कर रहा है। वह इस बात पर आश्चर्य करता है कि जब इतनी तेज बारिश हो रही है तो वह ऐसा कैसे कर सकता है। एंचरेड ने कहा कि ऐसा विशेष रूप से इसी कारण से है। रेम का कहना है कि इससे उसे कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन जैक्सन उसे प्रशिक्षण का रचनात्मक तरीका ढूंढने के लिए बधाई देता है, क्योंकि इससे उसे निश्चित रूप से मदद मिलेगी। रेम उसकी ओर देखती है और पूछती है कि उसने उसे क्या सिखाया और वह कब से किसी चीज की परवाह करने लगा, क्योंकि इस जगह पर बहुत शोर है। अन्य लोग उसे प्रशिक्षण के लिए अन्य तरीके भी सुझाते हैं, जैसे लेटना या अपनी मुद्रा की जांच करना। रेम को अब एहसास हो गया है कि इन लोगों ने वही देखा जो उसने एंचरेड में देखा था। उनमें से हर कोई किसी न किसी तरह से उसकी मदद करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वे उसकी आंखों में आग की लपटें बढ़ती देखना चाहते हैं। कमांडर के तंबू में एक बैठक हो रही है, जिसमें मुख्य कमांडर ने कहा है कि उन्हें सर्दी शुरू होने से पहले एक स्काउटिंग दल भेजना चाहिए। क्या किसी के पास शेष सीटें भरने के लिए कोई सुझाव है? फेरी कमांडर 444वें दस्ते के नेता का सुझाव देता है, जिसे मुख्य कमांडर मूर्खतापूर्ण मानता है। क्या वह स्काउट्स को रोककर नहीं रखेगा? नौका कमांडर ने कहा कि वह कुछ अप्रत्याशित परिणाम ला सकता है, और वह विशुद्ध रूप से अपनी नौका संबंधी प्रवृत्ति के कारण उसकी सिफारिश करती है। अगले दिन एंकरेड को खबर मिलती है कि उसे स्काउट यूनिट में भेजा जा रहा है। जब वह शिविर में वापस आता है तो क्राइस उससे पूछता है कि क्या उसने शिविर को नाराज करने के लिए कुछ किया है। कमांडर को विदा कर दिया गया है, जबकि एंचरेड तैयार हो रहा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, हालांकि क्राइस को इस बात पर विश्वास करना कठिन लगता है। एंचरेड को अभी भी फेरी कमांडर पर संदेह है। शायद वह क्रंक के चले जाने के बाद उससे निपटना चाहती है। रेम उसके पास आती है और पूछती है कि क्या वह सचमुच जा रहा है, क्योंकि वह उसे इस पूरी मुसीबत से बाहर निकलने में मदद कर सकता है। एंकरेड का कहना है कि वह सुपीरियर पर अपनी कुल्हाड़ी का प्रयोग नहीं कर सकता, जैसा कि वह असामान्य रूप से करता है, लेकिन रेम ने कहा कि वह उसे इतना कठोर कार्य करने के लिए नहीं कहेगा। एंकरेड ने उससे कहा कि जब तक वह वहां है वह ऐसा न करे, क्योंकि उसका इस तरह के काम करने का इतिहास रहा है। ऑडेन लगातार उसके लिए प्रार्थना करने लगता है। मैग्ना उसकी जगह जाने के लिए स्वयं को प्रस्तुत करता है। एंचरेड इसकी सराहना करता है, लेकिन जैसे ही वह शिविर छोड़ता है वह खो जाने के लिए बाध्य हो जाता है, जिससे अन्य लोग भी सहमत होते हैं। जैक्सन बताते हैं कि चूंकि वह ऊंची घास वाले मैदानों में जा रहे हैं, इसलिए उन्हें घास की आवाज में होने वाले बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। इसी कारण वह एक मील दूर से ही घात लगाए बैठे व्यक्ति को पहचान लेता है। रेम उस पर चिल्लाती है कि वह उसे अजीब चालाक चीजें सिखाना बंद करे, जिससे एंट्रेड को आश्चर्य होता है कि क्या इन लोगों को यहां छोड़ना ठीक है, क्योंकि वे लगातार लड़ते रहेंगे। हालांकि इस काम के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं है। सेना में भर्ती होने के बाद उनकी कमजोर योग्यता के कारण उन्हें लगातार इधर उधर स्थानांतरित किया जाता रहा और दूसरों के स्थान पर काम दिया जाता रहा। एकमात्र स्थान जहां वह उपयोगी साबित हुआ वह ठीक यही शिविर था, क्योंकि जिस दिन वह उनके दरवाजे पर आया वे लड़ रहे थे, लेकिन वह किसी तरह इन बदमाशों को नियंत्रित करने में सक्षम था। एंक्रेड उन्हें बताता है कि यह ठीक है, और रेम को आश्चर्य होता है कि वह बहादुर है या मूर्ख। जैक्सन का कहना है कि उसे उसका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि अब तक उसके दिल में छेद हो चुका होगा। हालांकि रेम का मानना है कि अब तक उसके सिर के बिना उसका दिल ही शेष रह गया होगा। एंचरेड का मानना है कि भले ही वे जैसे भी हैं, वे अभी भी बहुत अच्छे लड़ाके हैं, इसलिए उन्हें खोना शर्म की बात होगी। वैसे भी इस तरह सोचने से कुछ खास हासिल नहीं होगा। वह जानता है कि कौशल के मामले में वह कहां है और उसे बस बेहतर होने की जरूरत है। चूंकि स्काउट अग्रिम मोर्चे पर जा रहे हैं,
इसलिए वह अपना समय अपनी इंद्रियों को प्रशिक्षित करने में लगा सकता है। स्काउटिंग इकाई का एक अन्य सदस्य उसे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, क्योंकि वे दल प्रमुख के समान पद पर हो सकते हैं, लेकिन वह इस स्काउट दल का नेता है, इसलिए यदि उसे कोई समस्या है तो उन्हें इसका समाधान निकालना चाहिए। यह एंड्रयू गार्डनर है, स्काउट दस्ते के नेता। अन्य लोग एंचरेड की इस हरकत पर हंसते हैं, क्योंकि वह बहिष्कृत दल से है। वह शायद तलवार ठीक से पकड़ना भी नहीं जानता। एंड्रयू ने कहा कि यदि वह उसे चुनौती देता है तो वह उसे चोट न पहुंचाने की कोशिश करेगा। चूंकि वह पहले से ही बेकार है, इसलिए वह इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद वह टीम के सामने एक बयान देता है। अगर दुश्मन आ जाए तो वे उनकी खोपड़ी फोड़ देते हैं। इतना ही आसान। एंचरेड को विश्वास नहीं हो रहा कि वह क्या देख रहा है। स्काउट टीम जो चुप रहने वाली थी, अब अचानक शोर मचाने लगी है और दस्ते का नेता भी ताजे अंकुरित फूल से भी अधिक हरा हो गया है। क्या यह मिशन सचमुच सफल होगा? अंततः उनमें से एक को कुछ पदचिह्न मिल जाते हैं, जिन्हें एंड्रयू नए पदचिह्नों के रूप में पहचान लेता है, इसलिए उन्हें उनका अनुसरण करना चाहिए और एक स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए। एंचरेड को अपनी मूर्खता पर विश्वास नहीं हो रहा है। चूंकि खबरें 20 के समूह में फैलती हैं, तो क्या वह सचमुच इतने लोगों से लड़ने जा रहे हैं? उसके बगल में बैठा कोई व्यक्ति हंसने लगता है, क्योंकि यह कोई नया ट्रैक नहीं है, यह एक हिरन है। वह एंचरेड से बातचीत शुरू करता है और देखता है कि दस्ते का नेता बहुत ही अप्रिय है ना? यह हेनरी है, जो दस्ते का सदस्य है। इससे पहले वह एक पहाड़ी शहर में शिकारी था और उसे दस्ते के नेता की ज्यादा परवाह नहीं थी। उन्होंने एंचरेड के साथ बातचीत शुरू की और वे जल्द ही परिचित हो गए। हेनरी ने शिकार की मूल बातों के बारे में बात की, जो उन्हें बहुत उपयोगी लगी। उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में जानवरों के चलने के लिए अलग रास्ते होते हैं। वह उसे कल और अधिक बताएगा। नेता की अयोग्यता के कारण उन्होंने पूरी रात अदृश्य समाचार की खोज में बिता दी और स्काउट दस्ते का दिन बर्बाद हो गया। सोने की कोशिश करते समय एंकरेड एंड्रयू को अपने आप से झगड़ते हुए सुन सकता है, क्योंकि उसे कुछ परिणाम प्राप्त करने हैं। कुछ भी। अगली सुबह वे एक घास के महल में पहुंचते हैं, जिसे एंड्रयू ग्रीन पर्ल या यूजलेसली टॉल ग्रास फील्ड के रूप में पहचानता है, जैसा कि वह इसे कहना पसंद करता है। वह सभी को बताता है कि वे इस घास को पार करेंगे और दुश्मन के जासूसों को ढूंढेंगे, फिर उन्हें बंदी बनाकर वापस लाएंगे और पुरस्कृत होंगे। हेनरी को यह विचार थोड़ा अजीब लगता है, चूंकि उन्हें पहले स्काउट करना है। लेकिन एंचरेड ने कहा कि यह नेता का आदेश है, इसलिए उन्हें इसका पालन करना होगा। जैसे ही वे इस घास वाले मैदान पर आगे बढ़ते हैं, एंकरेड को आश्चर्य होता है कि एंड्रयू अब शिकायत नहीं कर रहा है और वास्तव में अब इस मिशन को गंभीरता से ले रहा है। हेनरी को यह बात अजीब लगती है कि इस क्षेत्र में जानवरों का मल नहीं है, क्योंकि यहां भोजन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। कम से कम कुछ तो होने ही चाहिए थे। तभी एक बड़ी बिल्ली जोर से कदम बढ़ाती है और उनके पास से निकल जाती है। एंकरेड को समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है और वह एंड्रयू को पकड़ लेता है तथा सभी को नीचे रहने के लिए कहता है और फिर तीर चलने लगते हैं, जिससे मौके पर ही 2 दस्ते के सदस्यों की मौत हो गई। एंड्रयू को अंततः पता चलता है कि दुश्मन हमला कर रहा है और वह सभी को भागने का आदेश देता है और वे भागते भी हैं, लेकिन वे धीरे धीरे बिना किसी अधिक संघर्ष के एक एक करके मारे जाते हैं और एंकरेड ही अंतिम व्यक्ति बचता है, जो पूरी तरह से घिरा हुआ होता है। जैक्सन की सुनने की तकनीक का उपयोग करके एंकरेड घात लगाने वालों से काफी दूर जाने में सक्षम है और यहां तक कि कुछ तीरों से भी बच जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश दुश्मन चारों दिशाओं से हमला कर देता है, इसलिए वह मर जाता है, जबकि वह सोचता है कि उन्हें इस स्थान से बचना चाहिए। वह सभी को वहां न जाने के लिए कहने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू उसे वहां से बुला लेता है। वह उसे पागल कहता है और धमकी देता है कि अगर वह बकवास करता रहा तो वह उसे पीट देगा। चूंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए शायद उसे अकेले ही यहां से निकलना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह हमले के समय एक अलग दिशा में भागने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन फिर भी उसे पकड़ लेते हैं। चूंकि एंकरेड के पास अपनी तरफ से दोहराने की शक्ति है, इसलिए वह चिंता नहीं करता और प्रयास करता रहता है। एक बार वह खुले में 20 क्रॉसबोमेनों द्वारा पकड़ा गया, जिन्होंने उसे पागल कुत्ते की तरह नीचे गिरा दिया। इसके बाद भालाधारी सैनिकों के एक दल ने बिना किसी दया के उसे सूली पर चढ़ा दिया।
यहां तक कि जब वह रात तक किसी तरह बच निकलने में कामयाब हो जाता, तब भी ये दरिंदे उसकी तलाश करना बंद नहीं करते। लेकिन इससे उन्हें यह पता चला कि उनकी वर्दी हरे रंग की है, वे निश्चित रूप से घात लगाने में माहिर दस्ते होंगे। वह आश्चर्यजनक रूप से झाड़ियों से बाहर निकलकर एक बड़े शिविर में पहुंचता है, जहां वह कुछ ऐसा देखता है जिससे उसे झटका लगता है। उसके बाद पीछे से उस पर चाकू से हमला किया जाता है, लेकिन अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। दिन फिर दोहराया गया और एंड्रयू ने वही शब्द कहे जो एंचरेड के कानों को खरोंचते हैं। वे अंदर जाएंगे तो ही दल को ढूंढेंगे तथा उन्हें जीवित पकड़ लेंगे, जिससे उन्हें भरपूर पुरस्कार मिलेगा। वे पहले भी ऐसा कई दर्जन बार कर चुके हैं और एक बार जब वे इसमें जाते हैं तो हर बार नतीजा एक ही होता है, कोई भी जीवित बच नहीं पाता। अब उसे पता चल गया है कि एस्पेन के लोग उस शिविर में कुछ छिपा रहे हैं। उसे यह पता लगाना होगा कि वह चीज क्या है, लेकिन यदि वह उस चीज को छोड़ दे तो उसे मरना नहीं पड़ेगा। शायद यह सब यहीं खत्म हो जाए, लेकिन वह एक बात जानता है कि वह इस दीवार से भागेगा नहीं, उसे कोई नहीं रोक सकता। एंड्रयू उसे आगे बढ़ने के लिए कहता है और सदस्यों में से एक कहता है कि वह जानता है कि यह कमीना एक समस्या है, लेकिन उन्हें इसके साथ चलना चाहिए, क्योंकि उसे यकीन है कि एंड्रयू के पास चिंता करने के लिए अपने स्वयं के मुद्दे हैं। एंचरेड पूछते हैं कि उन्हें ऐसा क्यों सहना पड़ता है, एक मूर्ख से वह कितनी बकवास सहन कर सकते हैं, इसकी भी एक सीमा होती है। क्या वह बच्चे से आदेश लेते लेते थक नहीं गया है, या फिर वह कुछ पाने की उम्मीद में उसकी चापलूसी कर रहा है? इससे पहले कि वह आदमी गुस्सा हो जाए, एंक्रेड उसे दूर धकेल देता है, जिससे एंड्रयू पूछता है कि क्या वह उसके सीधे आदेशों की अवहेलना कर रहा है। एंक्रेड का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वह अब से कमांडर बनने जा रहे हैं, चाहे उन्हें यह पसंद हो या नहीं। भले ही वह एंड्रयू को पसंद न करता हो, लेकिन वह जानता है कि वह सबसे लंबे समय तक एंड्रयू और हेनरी के साथ ही जीवित रहेगा। वह लड़का विशेष रूप से जानवर की तरह लड़ता है, उसकी उपस्थिति के अनुरूप वह इस दस्ते में सबसे कुशल है, लेकिन वह एंड्रयू का बिल्कुल भी मजाक नहीं उड़ाता है, इसलिए उसे उसके लिए कुछ अंगरक्षक बनना होगा। एंड्रयू अपनी तलवार खींचता है और कहता है कि वह तभी कमान संभाल सकता है जब वह उसे हरा दे, इसलिए बेहतर होगा कि वह तैयार हो जाए। एंचरेड को पता है कि एक सामान्य सैनिक के पास बॉडीगार्ड जैसी कोई चीज नहीं होती, और एंड्रयू की मुद्रा को देखते हुए वह काफी प्रशिक्षित लगता है। उसके कौशल स्तर को देखते हुए उसके पास बहुत कम अनुभव है, इसलिए वह अवश्य ही किसी राजा का पुत्र या ऐसा ही कुछ होगा। हालांकि यह वास्तव में काम नहीं करता है, क्योंकि एक राजा के बेटे को परिणाम प्राप्त करने के बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी, शायद वह एक पतित कुलीन है। एंड्रयू का कहना है कि उसकी दयनीय कुशलता तथा अजीब तरह से उच्च पद के आधार पर वह अवश्य ही कोई असफल व्यक्ति होगा जो केवल पैसे कमाने की आशा में प्रशिक्षण लेता है। वह अपने से अलग है और उसे एक महत्वपूर्ण मिशन पूरा करना है। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, एंक्रेड कहता है कि वह बहुत ज्यादा बोलता है, इसलिए उसे पहले ही यहां आ जाना चाहिए, क्योंकि वह निष्पक्ष होने के लिए तलवार का भी इस्तेमाल नहीं करेगा। एंक्रेड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि यदि यह सामान्य लड़ाई होती तो वह एंड्रयू के खिलाफ संघर्ष करता, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से गुस्से में है और उसे नीची नजर से देख रहा है। यह कार्रवाई उसे तुरंत स्थिति पर नियंत्रण पाने और इसका उपयोग एक नया भविष्य गढ़ने में करने का अवसर देगी। एक ही झटके में एंड्रयू जमीन पर गिर जाता है, जिससे अन्य लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एंक्रेड का कहना है कि अब वह कमांडर हैं और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इससे कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वैसे भी उन्हें इसकी परवाह नहीं होगी। कोई भी कुछ नहीं कहता, यहां तक कि अंगरक्षक भी नहीं। इस प्रकार एंक्रेड ने अपना पहला कदम पूरा कर लिया है। उस दिन बाद में वे हमेशा की तरह झाड़ियों के बीच से गुजरते हैं। एक सैनिक को आश्चर्य होता है कि एंक्रेड क्या सोच रहा होगा। अचानक वह हेनरी से पूछता है कि उसका सपना क्या है, तो हेनरी कहता है कि वह एक खूबसूरत महिला से शादी करना चाहता है जो फूलों की दुकान चलाती है। एंक्रेड का कहना है कि ऐसा करने के लिए उन्हें आज जीवित रहना होगा। वह दूसरे सैनिक से पूछता है कि उसका सपना क्या है, तो सैनिक कहता है कि उसकी प्रेमिका ने अभी अभी एक बच्चा पैदा किया है, इसलिए वह दोनों मिलकर उसका पालन पोषण करना चाहता है। एंक्रेड ने उससे कहा कि यदि वह नहीं चाहता कि उसका बच्चा बिना पिता के बड़ा हो तो उसे जीवित बच निकलना होगा। वह अन्य दो सैनिकों से भी यही बात पूछता है, जिनमें से एक कहता है
कि वह अपना खुद का व्यवसाय खोलना चाहता है, जबकि दूसरा बस घर लौटना चाहता है। अंततः वह एंड्रयू के पास पहुंचता है, जो अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता है तथा हाउस गार्डनर को पुनर्जीवित करना चाहता है। एंचरेड को ऐसा लगता है कि उनकी सभी प्रतिक्रियाएं एक जैसी हैं, क्योंकि उन्हें पूरा करने के लिए सभी को जीवित रहना होगा। वह उनकी ओर मुड़ता है और अपनी पूरी ईमानदारी इन अगले शब्दों में डाल देता है, वे यहां से जीवित निकल जाएंगे। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे इन लोगों का भरोसा चाहिए था और जीवित रहने से अधिक प्रेरणादायी कुछ भी नहीं है। इसलिए जब दुश्मन जल्द ही सामने आ जाएगा तो वह पहले उसे तोड़ने की योजना बनाएगा। वह अचानक हेनरी को उस दिशा में तीर चलाने का आदेश देता है जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन एंक्रेर उसे ऐसा करने का आदेश देता है। वह ऐसा ही करता है और एक सैनिक के सिर पर सीधा वार करता है। यहां चारों ओर दुश्मनों को देखकर हर कोई हैरान है। एंक्रेर ने एंड्रयू से कहा कि वह उसके पीछे पीछे आए और वह भी उसके पीछे पीछे आए, लेकिन एंड्रयू ने चेहरे पर झुंझलाहट के भाव के साथ ऐसा किया। लेकिन एंक्रेर इस लड़ाई में ऊपरी हाथ हासिल करने और घात लगाने वाले बनने के लिए ऐसा कर रहा है। सैनिक एंक्रेर पर तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन एंड्रयू उनमें से एक को चुप करा देता है और उसका अंगरक्षक पीछे से उसकी रक्षा करता है। इन दो लड़ाकों की मदद से वे कुछ लोगों को मार गिराने में सक्षम हैं, इसलिए अब मूल घात लगाने वालों की संख्या 12 से घटकर 8 रह गई है। बाकी लोग अपने साथियों के बलिदान के बाद हमला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एंचरेड अपने आदेश में नहीं डगमगाता है और सभी को एक दूसरे को मार डालने का आदेश देता है। अपने ऊपर हावी होने के कारण वे अधिकांश सैनिकों को छोटा करने में सक्षम हैं। दुश्मन को इस तरह के ऊंचे घास के मैदान में उन्हें ढूंढने में कठिनाई हो रही है, लेकिन मुख्य कारण यह जानवर ही था जिसके कारण उन्हें सबसे पहले खोजा गया। एक ऐसा जानवर जो मानवीय झगड़ों में फंस जाता था, पहले मौत का संकेत था, लेकिन अब वह वरदान बन गया है। चूंकि एंक्रेर इसका उपयोग दुश्मनों का पता लगाने के लिए कर रहा है, वह जानता है कि दुश्मन उनके घात को न देख पाने का एकमात्र कारण यह जानवर है। चूंकि उसे इसका कर्ज चुकाना है, इसलिए वह यह सुनिश्चित करेगा कि यह यहां से जीवित निकल जाए। अन्य लोग घोषणा करते हैं कि उन्होंने दुश्मन के साथ काम पूरा कर लिया है और एंक्रेर उन्हें बताता है कि वे तुरंत आगे बढ़ेंगे। बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। जानवर कुछ देर तक उसके पीछे पीछे चलता है, जब तक उसे यह एहसास नहीं हो जाता कि अब वह अकेला रह जाएगा। बिना जाने इस बड़े आकार की बिल्ली ने हर किसी की जिंदगी बदल दी है और भाग्य को बदलने की अनुमति दे दी है। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद एंचरेड की यूनिट में अब 6 लोग बचे हैं। वह सभी को बचाना चाहता था, लेकिन वह जानता है कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा करना असंभव है। उन्हें बस इस बात की खुशी है कि इतने सारे लोग बच गए। वे एक और घात लगाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह सब एंचरेड के दोहराव के कारण संभव हो पाता है, जिससे उसे इन समूहों की संख्या और स्थान का पता चल जाता है। वह जानता है कि यदि वे सीधे चलते रहे तो वे क्रॉसबोमेन द्वारा गोली मार दिए जाएंगे, इसलिए वह उनसे बचने के लिए बहुत दूर दाईं ओर मुड़ता है और उन भालाधारियों को खत्म कर देता है जो उनका पीछा कर रहे थे। यह काम शीघ्रता से किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें बाधा नहीं डाली जा सकती। वे जीवित रहने के लिए मारो और भागो की रणनीति और निम्न स्तर के प्रहारों का प्रयोग कर रहे हैं, भले ही यह सम्मानजनक न हो। यह निश्चित रूप से काम करता है। भालाधारियों को मार गिराने के बाद एंड्रयू के अंगरक्षक ने देखा कि वह स्वयं पर अत्यधिक दबाव डाल रहा है और चूंकि अंधेरा हो रहा है, इसलिए अब उन्हें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। वह एंचरेड को यह सब बताता है, जो केवल इतना कहता है कि वे और अंदर जा रहे हैं। वह किसी भी असहमति को स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अचानक अंगरक्षक अपना ब्लेड एंचरेड की गर्दन पर रखता है और कहता है कि उसे तदनुसार कार्य करना चाहिए। उसके पास उसके विनाश तक उसका पीछा करने की कोई योजना नहीं है। भले ही उसे मारना पड़े और उसे छोड़ना पड़े, वह जीने का रास्ता ढूंढ ही लेगा। एंड्रयू ने कहा कि उसे यह भी पता होना चाहिए कि अब पीछे लौटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। उनके द्वारा मचाए गए उत्पात के बाद उनके पीछे हटने के रास्ते को शत्रुओं के झुंड द्वारा अवरुद्ध कर दिया जाएगा। अंगरक्षक पूछता है कि विकल्प क्या है। नरक के गड्ढों में उसका पीछा करे। एंक्रेर अपनी तलवार दूर धकेल देता है और कहता है कि वह एक बात स्पष्ट करना चाहता है।
वह भी उतना ही जीवित रहना चाहता है जितना वे चाहते हैं, और संभवतः उससे भी अधिक, क्योंकि उसने जो किया है वह उससे भी अधिक चाहता है। एंड्रयू ने पहले सोचा था कि यह आदमी कोई बेकार कमीना होगा, बिल्कुल अपने पिता की तरह, जिसने जीवन से हार मान ली थी और अपने दुखों को पीने के लिए घर की सारी संपत्ति बर्बाद कर दी थी। लेकिन वह ऐसा नहीं है। वह उसे किसी और की याद दिलाता है। उसे अपनी मां के मरते समय कहे गए शब्द याद हैं। उनका घर तो बन गया, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि वह एक ऐसा व्यक्ति बनेगा जो सबका नेतृत्व कर सकेगा। इसलिए उन्हें नेता बनकर लोगों का विश्वास अर्जित करना चाहिए और इस परिवार का पुनर्निर्माण करना चाहिए। एंक्रेर उस व्यक्ति की तरह है जैसा वह हमेशा बनना चाहता था। इसलिए जब वह अपनी आंखों में इतने आत्मविश्वास के साथ कहता है कि वे वहां से निकल जाएंगे, तो उसके पास अंत तक उसका अनुसरण करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। अंगरक्षक उसका मन बदलने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू कहता है कि एंक्रेर अब कप्तान है और दस्ता हमेशा अपने नेता का अनुसरण करता है। यह बात खत्म होने के बाद वह सभी को नीचे झुककर उसके पीछे चलने को कहता है। वे तब तक उसका पीछा करते हैं जब तक वह दूसरा संकेत नहीं देता। इस स्थान से भागने की विधि का पहला चरण पहल करना और घेरा तोड़ने के लिए दुश्मन पर घात लगाना है। उन्होंने ऐसा किया, इसलिए अब दूसरे चरण के लिए उन्हें चुप रहना होगा। यह वह महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे एंचरेड ने कई बार दोहराने के बाद पाया है। केवल इसी समय और इसी स्थान पर वे सैनिकों की टुकड़ियों को अपने पास से गुजरने दे सकते हैं और जीवित बचकर निकल सकते हैं। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है। तो अब एंचरेड अंतिम चरण पर पहुंच गया है। जब सूरज डूबता है तो अंधेरा छा जाता है और वे भागने में इसलिए असफल रहे क्योंकि वे इस जगह से भागना चाहते थे। वे अंततः दुश्मन के शिविर में पहुंचते हैं जहां एंचरेड रहना चाहता था। एस्पेन के सैनिक मैदान की सुरक्षा के प्रति इतने अड़े हुए हैं क्योंकि वे यहां कुछ छिपा रहे हैं जिसके बारे में वे नहीं चाहते कि किसी को पता चले। यह उनके लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। तो तब क्या होगा जब उन्हें पकड़ने से भी अधिक महत्वपूर्ण कोई काम घटित होगा? यदि ऐसा हुआ तो वे निश्चित रूप से यहां से निकलने का रास्ता खोज लेंगे और एक और दिन देखने के लिए जीवित रहेंगे। एंक्रेर सभी को बताता है कि वह दुश्मन के शिविर में आग लगा देगा, जिसे अंगरक्षक पागलपन समझता है क्योंकि वे सचमुच बीच में हैं और संभवतः उन्हें घेर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। एंक्रेर ने उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि उसका नाम मैक है। अतः एंक्रेर ने उससे कहा कि वह अब उसकी अवज्ञा बर्दाश्त नहीं करेगा। वह कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रयू उसे चुप रहने को कहता है, जिससे मैक को काफी आश्चर्य होता है। हालांकि वह यह भी जानता है कि वे कमांडर का अनुसरण करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि बादलों ने पहले ही चांद को ढक लिया है। एंक्रेर अचानक एक तंबू को काट देता है, जिससे मैक युद्ध के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यह पता चलता है कि अंदर कोई नहीं है और एंक्रेर ऐसे चलता है जैसे उसे पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि वह पागलों की तरह दुश्मन के शिविर में भाग रहा है। वह इस तथ्य से और अधिक उलझन में है कि उन्होंने अभी तक एक भी दुश्मन नहीं देखा है। जब वे अपने ही खेमे में हैं तो ऐसा कैसे संभव है? एंक्रेर अचानक उनसे कहता है कि वे बीच में पहुंचने पर प्रतीक्षा करें क्योंकि पास में कुछ सैनिक हैं। वह इस शिविर में कम से कम 1 दर्जन बार घुसपैठ कर चुका था, लेकिन जब उसने उस झंडे को देखा और उसे छूने की कोशिश की तो पूरे शिविर का ध्यान अचानक उसकी ओर चला गया और उसे मार डाला गया। वह सभी को समझाता है कि घास के मैदान में अन्य सैनिक जिस ध्वज की रक्षा करने का प्रयास कर रहे हैं वह ध्वज ही उनका मुख्य उद्देश्य है, इसलिए यदि उस ध्वज से अचानक ज्वाला प्रज्वलित हो जाए तो क्या होगा? मैक को अब भी समझ नहीं आता कि एंक्रेर को यह सब कैसे पता है, लेकिन तभी उसे परी कंपनी कमांडर की याद आती है क्योंकि उसी ने उसे इस पद पर नियुक्त किया था। इस व्यक्ति ने अचानक दस्ते पर नियंत्रण कर लिया और उसमें घुसपैठ की। इसका कारण उसे दिया गया एक गुप्त मिशन पूरा करना था। एंक्रेर ने सभी को बताया कि वे अराजकता तो फैलाएंगे ही, साथ ही आगे से वे भागेंगे और दो दो के समूह में बंट जाएंगे। एक समूह चारा बनेगा और दूसरा आग लगाएगा। यह सोचकर कि वह सब कुछ जानता है, मैक स्वयं को प्रलोभन समूह में शामिल कर लेता है, जिससे एंक्रेर भ्रमित हो जाता है, जबकि कुछ ही क्षण पहले वह काफी विद्रोही था। हालांकि यह उसके लिए वैसे भी बेहतर है। वह पहले भी कई बार इस दस्ते को इस शिविर में खींच कर ला चुके हैं, लेकिन इतने सारे लोग कभी नहीं आए, जिसका अर्थ है कि आज उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रयास है और संभवतः वह ऐसा कर भी सकते हैं। इसके साथ ही
वे मैक द्वारा एक गार पर पत्थर फेंककर भागने से शुरू करते हैं, जिससे अन्य लोग उसे शीघ्रता से पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इस अवसर का लाभ उठाते हुए एंक्रेड पास में पड़ी एक मशाल को पकड़ लेता है और झंडे को जलाने के लिए दौड़ता है, लेकिन तभी एक बड़ा क्रूर आदमी उसके ऊपर खड़ा होता है और उसकी मशाल को नीचे गिरा देता है। एंक्रेड को झटका लगा क्योंकि उसने उसे आते हुए नहीं सुना। यह एक ऐसा व्यक्ति है जिसे उसने अभी तक नहीं देखा है और वह उसके चरों में से एक नहीं है। ऐसा जानवर कहां से आया? क्रूर आदमी उसे चूहा कहता है, लेकिन एंक्रेड उसे बताता है कि वह पहले ही बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मशाल पास के तंबू तक पहुंच गई थी, जिसने तुरंत आग पकड़ ली। इससे सभी सैनिक घबरा जाते हैं और पानी पीने के लिए दौड़ पड़ते हैं, जबकि कुछ सैनिक अभी भी घुसपैठियों का पीछा कर रहे होते हैं। मैक ने अधिकांश दुश्मनों को भगा दिया है तथा उसने बाकी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, जिसका अर्थ है कि एंड्रयू ने अपना काम कर दिया है तथा शेष टेंटों में आग लगा दी है। अब यहां से निकलने का समय आ गया है। वह अपना पैर जमीन पर पटक देता है और अपना पूरा शरीर उस अनजान जानवर की ओर आगे बढ़ा देता है। एंक्रेड को अंततः यहां से बाहर निकलने का रास्ता दिख रहा है। वह कल देख सकता है। दुर्भाग्यवश एक क्षण में ही वह क्रूर व्यक्ति उसके हमले से बच निकलता है और अपना एक वार एंक्रेड के बाजू पर कर देता है। वह सोचता है कि यह अब तक का उसका सबसे सटीक वार था, फिर भी वह इस कमीने पर कोई असर नहीं डाल सका। वह उसे हरा नहीं सकता। वह अपने वर्तमान स्तर पर ऐसा नहीं कर सकता। वह बड़ी मुश्किल से उस भूरे नरक से बाहर निकलने में कामयाब रहा। वहां उन पर घात लगाकर हमला किया गया और उन्हें हजारों बार मार दिया गया। उसने सोचा कि आखिरकार उसने कल के लिए दीवार पार कर ली है, लेकिन शायद यह आदमी ही असली दीवार था। अगर वह उसे चुनौती देता है, केवल मृत्यु ही उसका इंतजार करेगी। फिर उसे यह सब फिर से करना होगा और आशा करनी होगी कि सब कुछ ठीक हो जाए, जैसा कि आज हुआ। अचानक उस जानवर का चेहरा गुस्से से भर जाता है क्योंकि वह देख लेता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी हंस रहा है। एंक्रेड सिर्फ इसी वजह से हार मानने से इनकार कर देता है और उसे पूरा विश्वास है कि वह इस आदमी को हरा देगा। इससे पहले भी वह अनगिनत परीक्षाओं और कष्टों से गुजर चुका है। उसे रोकने के लिए कोई साधारण जानवर पर्याप्त नहीं होगा। एंक्रेड उस क्रूर व्यक्ति पर हमला करने का प्रयास करता है, जो कुशलतापूर्वक उसके हमले को रोक देता है तथा इस अवसर का उपयोग एक जोरदार हमला करने के लिए करता है। कुछ ऐसा जिससे एंक्रेड बड़ी मुश्किल से बच पाता है। लेकिन वह यही नहीं रुकता, बल्कि अपनी गति का उपयोग करते हुए वह तलवार को उसकी गर्दन पर फिर से गिराने के लिए वार करता है। एंक्रेड तलवार को रोकने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि यह आदमी इतना तेज और सटीक है। वह एक बार फिर संघर्ष के बाद चाकू फेंककर कौशल में इस अंतर को कम करने की कोशिश करता है, लेकिन वह जानवर अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसे आसानी से रोक लेता है और शक्तिशाली प्रहार के साथ अंदर चला जाता है। तभी कोई चिल्लाता है कि आग फैल रही है, जिससे उस क्रूर व्यक्ति की आवाज एंक्रेड के कान तक पहुंचती है और वह पीछे मुड़कर देखता है कि उनका कीमती झंडा जल रहा है। कोई व्यक्ति उस क्रूर व्यक्ति पर लड़ाई बंद करने के लिए चिल्लाना शुरू कर देता है। चूंकि यह स्थिति उनके ध्यान की भी मांग करती है, वह जानवर देख सकता है कि उसका प्रतिद्वंद्वी बिना लड़े हार मानने वाला नहीं है। इसलिए वह नरम पर जाता है और कहता है कि वे निश्चित रूप से एक दूसरे से फिर मिलेंगे। एंक्रेड को विश्वास नहीं हो रहा कि वह इतनी आसानी से पीछे हट रहा है। शायद वह सच्ची दीवार नहीं थी जिसे वह पहले समझता था। हालांकि यह सच नहीं है। वह अभी भी ऐसा व्यक्ति है जिस पर उसे विजय पाना होगा। यदि वह जीवित रहना चाहता है तो उसे सुधार करना होगा। तभी एंड्रयू आता है और कहता है कि उन्हें अब यहां से चले जाना चाहिए, जबकि वे अभी भी ऐसा कर सकते हैं। वह क्रूर व्यक्ति एंक्रेड को एक आखिरी बार घूरता है, जिससे वह अपना हथियार वापस रख लेता है और सभी को पीछे हटने का आदेश देता है। वे ऐसा ही करते हैं और एंक्रेड को पता चलता है कि उनमें से एक गायब हो गया है, जिसका अर्थ है कि दस्ते में केवल 5 ही बचे हैं। अंगरक्षक पूछता है कि क्या यही है या उनके दुश्मन उनके पीछे एक और पीछा करने वाली टीम भेजेंगे। एंक्रेड ने नोट किया कि वे अभी व्यस्त हैं और उन्होंने देखा कि हेनरी पीछे रह गया है, जबकि कुछ गंभीर एस्पेन सैनिक उन पर हमला कर रहे हैं। दस्ता वहां रहते हुए अपने किसी भी साथी को मरने नहीं देता, इसलिए वे सभी दुश्मनों पर हमला करते हैं और उन्हें मार डालते हैं,
इससे पहले कि वे उनके साथ ऐसा ही करें। एंक्रेड ने सभी को दौड़ते रहने के लिए कहा और हेनरी ने कहा कि उन लोगों के लिए उनका पीछा करना कठिन होगा। यदि वे लोमड़ी और सांप के खेत की ओर भागते हैं तो उसे ले जाने वाले से पूछना पड़ता है कि क्या यह बात उन पर भी लागू नहीं होती। लेकिन हेनरी एक शिकारी का रास्ता जानता है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। उस रास्ते से वे आसानी से दुश्मन से बच निकलते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पूरे मैदान का चक्कर लगाना पड़ता है, जो हेनरी की मदद से काफी आसान काम है। थोड़ी देर बाद एंक्रेड को अंततः पता चलता है कि उसने अगले दिन किस लिए लड़ाई लड़ी थी। वे तब तक दौड़ते रहते हैं जब तक वे शिविर तक नहीं पहुंच जाते, जहां उनमें से अधिकांश जमीन पर गिर जाते हैं। एंक्रेड एक गहरी सांस लेता है और नए दिन की ताजी हवा का आनंद लेता है। उस समय ग्रे डॉग की कंपनी आदेश देती है। हेनरी पूछता है कि झंडे का क्या हुआ, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति केवल इतना कहता है कि उन्हें फिर से तैयारी करनी होगी और उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि ग्रे डॉग इस तरह विफल हो जाएगा। कमांडर को समझ में नहीं आया कि यह कैसे हुआ। ऊंची घास में तैनात सैनिक ग्रे डॉग के सबसे अच्छे आदमी थे, लेकिन कुछ तुच्छ स्काउट उनसे आगे निकलने में कामयाब हो जाते हैं और भागने से पहले आग लगा देते हैं। ग्रे डॉग एक स्वतंत्र कंपनी है जिसका परिचालन नियंत्रण स्वतंत्र है। इस कंपनी का नाम ग्रे डॉग से आया है, जो स्पेन के रियासतों में रहता है। इसका स्वभाव अविचलित है तथा यह जिस भी लक्ष्य का शिकार करना चाहता है उससे जुड़ने की कोशिश करता है। चाहे जानवर अपने शिकार से प्यार करता हो या उसके शरीर को धीरे धीरे नोचना चाहता हो, परिणाम एक ही होता है। इसलिए इस कंपनी का नाम इस शिकारी कुत्ते के नाम पर रखा गया है और इसे परसिस्टेंट लवर्स भी कहा जाता है। कमांडर मिच हुरियर से, जिसके साथ एंक्रेड ने लड़ाई की थी, पूछता है कि क्या उसका प्रतिद्वंद्वी सचमुच इतना शक्तिशाली था। मिच का कहना है कि अगर आग न लगी होती तो वह उसे मार देता। ग्रे डॉग ने बताया कि उसे भाग्य मिला, जो एक शक्तिशाली कौशल भी है। अब से मैं उसे ग्रे डॉग कहूंगा क्योंकि वह कंपनी का कमांडर है, इसलिए वह कंपनी के नाम से पुकारे जाने का हकदार है। कमांडर को हर बार ऐसा कहना आसान है, लेकिन मिच उसे फिर से बचकर न जाने देने की कसम खाता है। अपने घावों की देखभाल करते समय एंक्रेड अभी भी दुविधा में है, क्योंकि वह अपने सामने की दीवार को पार नहीं कर पाया था। वह उस आदमी से लड़ना चाहता था, लेकिन परिस्थिति उससे कुछ और ही मांग रही थी। तभी भाग्य इन दोनों को जोड़ता है, क्योंकि मिच उस आदमी को मारने का वादा करता है और एंक्रेड इस दीवार को पार करने की कसम खाता है, चाहे कुछ भी हो। जबकि रेम तंबू में बोरियत से बचने के लिए कुल्हाड़ी चला रहा है, वह सोचता है कि एंक्रेड क्या कर रहा है, क्योंकि उसके बारे में अभी तक कोई खबर नहीं है। वह अचानक रुक जाता है और सोचता है कि क्या वह कमीना मर गया। हाल ही में वह कई मायनों में बेहतर हुआ है, लेकिन वह अभी भी कमजोर है, इसलिए उसकी मृत्यु इतनी चौंकाने वाली नहीं होगी। हालांकि वह वास्तव में इस कमीने को पसंद करता है। ऐसा अक्सर नहीं होता है, हालांकि अंत में यदि वह सचमुच मर जाता है तो वे कुछ नहीं कर सकते। रागना धीरे धीरे अपनी गहरी नींद से जागता है और सीधे रेम से मिलता है, जो उसकी ओर देख रही होती है, जिससे वह पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। रेम उसे उलट देता है, जिससे रागना भी वैसा ही करता है, सिवाय इसके वह पैर की उंगलियों से ऐसा करता है। रेम उसके उकसावे पर क्रोधित हो जाती है और कहती है कि वह उसे मार भी सकता है, जिससे रेगना अपना ब्लेड निकाल लेता है तथा उसे घृणित व्यक्ति कहता है। शिविर में वापस आने के बाद एंक्रेड सबसे पहले फेरी कमांडर को रिपोर्ट करता है, जो इस बात से आश्चर्यचकित होता है कि वह यह पता लगाने में कामयाब रहा कि वहां दुश्मन घात लगाकर बैठा है, दुश्मन के अड्डे में घुसपैठ कर लेता है तथा घेर लिए जाने के बाद उसे जलाकर राख कर देता है। उनका कहना है कि वे केवल अपने अच्छे निर्णय और भाग्य के कारण ही बाहर निकल पाए, लेकिन फेरी कमांडर को इस बात पर संदेह है। हालांकि वह अपने संदेह के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती, इसलिए वह उसे वापस भेज देती है और उसे ठीक होने के लिए कहती है। पहले तो उसे केवल आधी उम्मीद थी कि वह कुछ करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह यह साबित कर देगा कि वह इतना मूल्यवान है। आखिर वह कौन है? जाते समय और यह सोचते हुए कि वह महिला क्या सोच रही होगी, एंक्रेड को एंड्रयू ने रोक लिया, जो अपने मिशन की शुरुआत में किए गए व्यवहार के लिए ईमानदारी से माफी मांगता है। वे सभी उसके कारण जीवित हैं। क्या वे पुनः मिल सकेंगे? एंक्रेड इसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं दे सकता, इसलिए वह केवल इतना कहता है कि वे मिलेंगे, लेकिन केवल तभी जब भाग्य इसकी अनुमति देगा। पूरी तरह से विदा लेने से पहले
एंड्रयू एक कदम आगे बढ़ता है और गहराई से झुकता है, जैसा कि सभी करते हैं। एंचरेड को पता है कि उसने अच्छा किया। जो 4 लोग अब झुक रहे हैं वे उसके निर्णयों की बदौलत जीवित हैं। क्या सचमुच यही सबसे अच्छा काम है जो वह कर सकता है? अंत में उसने फिर भी अपने 2 दस्ते के सदस्यों को खो दिया, और यदि वह अधिक शक्तिशाली होता तो शायद वह उन्हें भी बचा सकता था। अपने दोहराव के कारण वह अपनी सीमाओं से ऊपर चढ़ने में सक्षम हो जाता है और अंततः वह इस निराशाजनक संघर्ष से मुक्त हो जाता है और उस मार्ग का अनुसरण करता है जिसे वह हमेशा से चाहता था, और एक शूरवीर बन जाता है। वह इन पुनरावृत्तियों का उपयोग उस उद्देश्य के लिए करेगा और उन्हें रोकने के लिए वह अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। अचानक उसकी गहरी सोच में कुछ सैनिकों के चिल्लाने से बाधा उत्पन्न होती है, जो लड़ाई के बारे में चिल्ला रहे होते हैं, और निश्चित रूप से रागना और रेम फिर से लड़ाई में लग जाते हैं। एंक्रेड उन्हें ऐसे देख सकता है जैसे वे वास्तव में एक दूसरे को मारना चाहते हैं, भले ही वे स्क्वारमेट हों। एंक्रेड ने उनमें इस प्रकार की अभिव्यक्ति कभी नहीं देखी थी, कम से कम उन अनगिनत बार में नहीं जब उन्होंने उनके साथ मुकाबला किया था। इस बिंदु पर सैनिकों में से एक उन्हें जानवरों जैसा दिखता है, और एंक्रेड को एहसास होता है कि उन्हें उसके खिलाफ इतनी दूर तक जाने की कभी जरूरत नहीं थी। इस झगड़े ने उसे एक लक्ष्य दिया कि वह भी उनके साथ इसी प्रकार के चेहरे बनाए। रेम के हमले को विफल करने के बाद रगना ने एंचरेड को सार्वजनिक रूप से देखा, और रेम ने उससे कहा कि जब वह वापस आए तो उसे रिपोर्ट करना चाहिए। वह मक्की की बोरी में चूहे की तरह क्यों छिपा हुआ है? एंक्रेड अपने स्वास्थ्य के बारे में उनके सवालों को नजरअंदाज कर देता है और रेम से पूछना शुरू कर देता है कि उसने अभी अभी हमले को कैसे रोका था। इससे रेम को यह एहसास होता है कि कुछ ही मिनटों में वह अपनी हरकतों पर उतर आया है, इसलिए बेहतर होगा कि वह थोड़ी देर सो जाए। इसके बाद वह रागना से अपने हमले के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन रागना पूछती है कि क्या वह वास्तव में अब ऐसा करने जा रहा है। एंचरेड पूछता है कि यह गलत क्यों है, लेकिन रागना चुप हो जाती है और चली जाती है।